जब ये लड़का शहर के सबसे घटिया और बदतमीज लड़कों वाले स्कूल में ट्रांसफर होता है तो इसके दिमाग में एक प्लान होता है, और जैसे ही टीचर इसका इंट्रोडक्शन कराता है ये क्लास के सारे गुंडों को घूर कर बोल देता है कि मैं तुम सबको खत्म करने आया हूं। फिर ये सीधा जाकर क्लास के सबसे बड़े बुली के बगल वाली खाली सीट पर बैठ जाता है। पार्क बस वहां बैठा रहता है और इग्नोर मारता है, जबकि वो सामने वाला लड़का कुछ बकवास करता रहता है। फिर वो बुली अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठता है और हमारे बंदे को थप्पड़ मार देता है। पार्क ने तुरंत अपनी एल्बो से उसके चेहरे पर जोरदार वार किया और उसे हवा में उड़ा दिया। अब पूरी क्लास शॉक में है और सब डरे हुए हैं, खास तौर पर तब जब पार्क ने सबको बोल दिया कि उसे जगाने की कोशिश भी मत करना। क्लास के दौरान कोई भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन फिर इन सब गुंडों का लीडर अपनी पूरी टीम इकट्ठा करता है और ऐलान कर देता है कि वे सब मिलकर पार्क को पीटेंगे। और जबकि पार्क बस अगली क्लास का वेट कर रहा होता है, अचानक सब खड़े हो जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। इतना ही नहीं, बैट्स लिए और भी लड़के कॉरिडोर में भरने लगते हैं। सब उसी क्लासरूम की ओर बढ़ रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि पूरा स्कूल बस हमारे बंदे को मारने के लिए इकट्ठा हुआ है। वे हर जगह हैं और उनका एकमात्र मकसद पार्क हांजुन को ढूंढना है। लेकिन जैसे ही वे क्लासरूम के करीब पहुंचते हैं, दो पिटे हुए लड़के वहां से बाहर उड़ते हुए आते हैं, और जब बाहर खड़ी भीड़ अंदर देखती है तो वे पार्क को पीटे हुए बदमाशों के ढेर पर खड़ा देखकर हैरान रह जाते हैं। और उसने ये सब इतनी जल्दी कर दिया। फिर पार्क क्लासरूम से बाहर निकलता है, उन बॉडीज के ऊपर से चलता हुआ, और वहां मौजूद सभी को कहता है कि उन्हें समझ लेना चाहिए कि असली शिकार कौन है। वे सभी हमला करने के लिए दौड़ते हैं, ये मानकर कि उनकी संख्या उसे मारने के लिए काफी है। लेकिन पार्क उन्हें एक एक करके इतनी तेजी से मारता है कि कोई भी उसके करीब नहीं आ पाता। हर जगह उड़ती बॉडीज को देखकर वे समझ नहीं पाते कि वो किस तरह का मॉन्स्टर है। फिर वे तय करते हैं कि जीतने का एकमात्र तरीका उसे एक साथ पकड़ना है। वे हर तरफ से उस पर दौड़ पड़ते हैं और पार्क को पूरी तरह से दबा देते हैं। उसके हाथ और पैर पकड़ लेते हैं। वे एक साथ उसका गला घोंटने और उसे पीटने लगते हैं। लेकिन पार्क अच्छी तरह जानता है कि क्या करना है। वो एक बंदे के पैर पर जोर से पैर पटकता है और दूसरे के चेहरे पर घुटना मारता है। फिर वो अगले बंदे को जबरदस्त पंच के साथ हवा में उड़ा देता है, और उसके बाद ही वो पीछे से उसे पकड़ने वाले लड़कों के चेहरों को पूरी तरह से कुचल देता है। पार्क अपनी मुक्कों के साथ इतनी तेजी और सटीकता से चलता है कि देखते ही देखते उसे पकड़ने की कोशिश करने वाले सभी लोग बुरी तरह पिट जाते हैं। लेकिन वो यही नहीं रुकता, वो पूरा फ्लोर साफ करता रहता है, एक मॉन्स्टर की तरह आगे बढ़ता रहता है, जब तक कि वो उन सभी का सफाया नहीं कर देता। पार्क पूरे फ्लोर को बॉडी से भर देता है और बस आगे बढ़ता रहता है। वो उनमें से हर एक का शिकार करने वाला है। तो वो वास्तव में कौन है और वो उन लोगों से इतनी नफरत क्यों करता है? हमारे हीरो की कहानी एक क्लासरूम से शुरू होती है, जहां वह चुपचाप बैठा रहता है, अपने क्लासमेट्स की फालतू बातें इग्नोर करता है। अचानक दरवाजा खुलता है और एक अकड़ू लड़के वाला लड़का कमरे में प्रवेश करता है। उसके सभी फ्रेंड्स उसे ग्रीट करते हैं और एक लड़की उसकी कमाई के बारे में पूछती है। एरोगेंट लड़के को लगता है कि ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि वो केवल एक महीने में 48 मिलियन की कमाई का खुलासा करता है। उसका जबड़ा खुला रह जाता है और उसके फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वो पार्टी देने के लिए तैयार है। वो लड़का उन्हें बताता है कि वे सब इस बार पेरेनोन को बर्बाद करने वाले हैं। उसके फ्रेंड्स एक्साइटेड लगते हैं, लेकिन लड़का अचानक सीरियस हो जाता है और हीरो के पास पहुंच जाता है। वो पार्क का सिर टेबल पर दे मारता है और मानता है कि उसने चीजें क्लियर कर दी है। लड़का पार्क का सिर पटकना जारी रखता है और उसे अगली बार पैसे लेकर आने की याद दिलाता है, वरना उसे बुरा अंजाम भुगतना होगा। पार्क सब कुछ चुपचाप सह लेता है और खुद को रोकता है। जो लोग देख रहे हैं वे उस बुली को रुकने की सलाह देते हैं, वरना उसे इसके लिए सजा मिल सकती है। वो उन्हें याद दिलाता है कि टीचर्स किसी काम के नहीं है, उसे केवल थोड़ी रिश्वत देने की जरूरत है। वो अंजाम के बारे में भूल जाता है और हमारे हीरो को पीटना जारी रखता है। पार्क उसे एक ठंडी नजर देता है, लेकिन लड़का हिंट नहीं लेता और हमारे लड़के को उकसाना जारी रखता है। बुली जानता है कि वो पुलिस के पास भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो पूरी तरह से कंगाल है। वो हीरो को परेशान करना जारी रखता है, जिसके चेहरे पर साफ गुस्सा दिखाई देता है। पार्क कभी नहीं भूल सकता कि 2 साल पहले क्या हुआ था। अपेरेंटली एक हाई स्कूल गैंग ने अचानक पूरे देश का ध्यान खींचा। इसे नेक्सस के नाम से जाना जाता था। हमारा बंदा वो था जिसने गैंग के लीडर चांसू किम का अकेले सामना किया। जब पार्क को लगा कि चीजें आखिरकार खत्म हो गई है, तो उसकी सिचुएशन में अचानक मोड़ आया जब गैंग के गुर्गों ने उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया। वो झूठे सबूतों के खिलाफ नहीं जीत सका और अंत में वो केस हार गया। उसके डैड को किसी तरह सेटलमेंट के पैसे मैनेज करने के लिए अपनी जिम का बलिदान देना पड़ा। पार्क को सच में गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन महसूस हुई। उसने कभी भी अपनी मुक्कों का उपयोग न करने की कसम खाई। उसके फादर ने उसे माफ कर दिया और उसे इसके बारे में रोने के लिए नहीं कहा। पार्क तबाह हो गया था। उसे पता चला कि वो पैसे के बिना कुछ भी नहीं था। जैसे ही हीरो घर के लिए निकलता है, 3 लड़के पहचान लेते हैं कि वो हांजुन पार्क है, वही लड़का जिसने फेमस गैंग के साथ लड़ाई शुरू की थी। उनमें से एक हीरो के पास आता है। गंजा मस्कुलर लड़का अपनी अंगूठी दिखाता है और पार्क को एक सुनसान और डरावनी गली में खींच लेता है। वो बिना किसी कारण के पार्क को पीटना शुरू कर देता है। वो बंदा उसे कमजोर बोलता है, लेकिन पार्क खुद को कंट्रोल में रखता है और लड़ाई नहीं करता। वो मसल वाला लड़का इस बात पर यकीन नहीं कर पाता कि इतना डरपोक इंसान कभी नेक्सस के सामने खड़ा हुआ था। वो पार्क को लात मारता रहता है और उसके पिता का भी मजाक उड़ाता है। हमारा हीरो उसका पैर पकड़ लेता है और उसे ऐसी ठंडी खौफनाक नजर से देखता है कि उसकी रूह कांप जाती है। वो लड़का हैरान रह जाता है, लेकिन पार्क तुरंत माफी मांगता है और उसे छोड़ देता है। बाकी गुंडे घबरा जाते हैं और उनमें से एक पूछता है कि अचानक उसका शरीर काम करना बंद क्यों कर गया। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो मानता है कि पार्क की उस नजर ने उसे हिला कर रख दिया था।
वो लड़का बात समझ नहीं पाता और लकड़ी का एक टुकड़ा उठा लेता है। उसका सब्र खत्म हो जाता है और वो पार्क के चेहरे पर लकड़ी तोड़ देता है। वो बंदा तब तक मारता रहता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता और फिर बोर होकर अपनी गैंग के साथ जाने लगता है। तभी एक अनजान आदमी आता है और सोचता है कि पार्क आखिर क्या कर रहा है। वो पूछता है कि क्या पार्क सिर्फ पैसे भरने के डर से चुप है। उसे लगता है कि इतनी मार खाने के बाद पार्क को खुद को रोकने की कोई जरूरत नहीं है। उस अनजान आदमी को पहले से पता है कि पार्क बिल्कुल कंगाल है, इसलिए वो अपना बैग खोलता है और पैसों की गड्डियां बाहर फेंक देता है। वो कहता है कि ये एक वकील करने के लिए काफी है, लेकिन उसे ज्यादा मजा तब आएगा अगर हमारा हीरो खुद उन गुंडों को सबक सिखाए और बाद में हर जाना भरे। वो पूछता है कि क्या इन बदमाशों को निपटाने के लिए 3 मिनट काफी है। पार्क उसकी बात सुनता है और सोचता है कि ये आदमी कौन है। वो अनजान आदमी बताता है कि वो बस चांसू किम की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। वो और भी कुछ बताना चाहता है, लेकिन पार्क को हुक्म देता है कि पहले इस भीड़ का काम तमाम करो। वो गंजा लड़का जमीन पर पड़े पैसों को देखता है। वो और उसके साथी फिर से पार्क के पास आते हैं। वो लड़का फिर से बकवास शुरू करता है, लेकिन हमारा हीरो सिर्फ एक घूंसे में उसकी बोलती बंद कर देता है। उसके साथी अपने लीडर की ऐसी हालत देखकर दंग रह जाते हैं। एक शैतानी मुस्कान के साथ पार्क उस अनजान आदमी को बोलता है कि उसे सिर्फ 4 सेकंड चाहिए। वो बाकी लड़कों के पास जाता है और इस बार खुद को बिल्कुल नहीं रोकता। गुंडे खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ ही घूंसों में उन्हें धूल चटा देता है। अपना बदला पूरा करने के बाद उसे लगता है कि अब बात की जा सकती है। वे किसी ऊंची इमारत में दूसरी जगह जाकर बैठते हैं। वो अमीर आदमी ये देखकर हैरान है कि पार्क उसे बिल्कुल नहीं पहचानता, इसलिए वो अपना फोन निकालता है और बताता है कि वो मशहूर जुनू ओ है, देश का सबसे कम उम्र का सेल्फ मेड टाइकून। वो आदमी पहले तो अपनी डींगे हाँकता है, फिर माफी मांगता है और खुद को संभालता है। वो बताता है कि चांसू किम की जिंदगी अभी कैसी है। वो एक मॉडल स्टूडेंट बनकर क्लास के बाकी बच्चों के सामने मिसाल बना हुआ है, कोरियन गेमिंग सीन का असली चेहरा। जुनू इसे बकवास कहता है और गुस्सा हो जाता है। वो बताता है कि चांसू का अतीत चाहे कितना भी गंदा क्यों न हो, वो आज भी साइड में गुंडागर्दी करता है, जबकि उसका शिकार पार्क हार चुका है और अब एक भिखारी जैसी घटिया जिंदगी जी रहा है। जुनू को यकीन है कि वो पैसों से कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो अभी इसलिए रुका हुआ है क्योंकि वो उस बदमाश की जिंदगी को अपने तरीके से बर्बाद करना चाहता है, एक घटिया, नीच और घिनौने तरीके से। वो चांसू और उसके गुर्गों को पूरी तरह बर्बाद करना चाहता है। आज से जुनू हीरो के हर खर्चे की जिम्मेदारी लेने को तैयार है, उस बदमाश को ढूंढने से लेकर एक आसान जिंदगी जीने तक। वो पार्क के पिता का वो जिम बिजनेस भी वापस दिलाने को तैयार है जो उन्होंने खो दिया था। जुनू को बस हमारे हीरो के मुक्कों की जरूरत है, यही उसकी एकमात्र इच्छा है। पार्क पूछता है कि वो चांसू के पीछे क्यों पड़ा है। जुनू के चेहरे के भाव तुरंत बदल जाते हैं। वो कहता है कि ये बताना अभी जरूरी नहीं है, लेकिन वो पार्क को यकीन दिलाता है कि वो धीरे धीरे सब जान जाएगा। अगले दिन पार्क पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी क्लास की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसे पता है कि अब पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जोर से दरवाजा खोलता है और सुनता है कि नेक्सस का वो छोटा गुंडा फिर से सबको धमका रहा है। मोगुल सबको फिर से उसके नए प्रोडक्ट पर $300 खर्च करने का ऑर्डर देता है। पार्क और जुनू का दुश्मन एक ही है। जुनू ने पार्क को ऑर्डर दिया है कि वो पहले स्कूल से इन छोटे गुंडों का सफाया करे। मोगुल ऑर्डर हिस्ट्री चेक करने का फैसला करता है और स्टूडेंट्स को याद दिलाता है कि इस बार वो किसी को नहीं छोड़ेगा। उसके दोस्त हंसते हैं और मजा लेते हैं, जबकि कुछ छात्र डर जाते हैं। पार्क मोगुल के पास जाता है और पूछता है कि क्या इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। वो अपने मुक्के तैयार करता है और मानता है कि लोग जो कुछ भी चाहते हैं वो सब पैसे से ही मिलता है। एक घूंसे में पार्क मोगुल को जमीन पर गिरा देता है, जिससे पूरी क्लास हैरान रह जाती है। वो आखिरकार ये हकीकत स्वीकार कर लेता है कि पैसा ही रुतबा है। मोगुल को याद आता है कि वह किसी से नहीं डरता था, वो किसी को भी पीट सकता था। लेकिन फिर एक दिन वो हमारे हीरो से मिला। जब उसने पार्क को लड़ते हुए देखा तो उसे समझ आ गया कि वो इतने ताकतवर बंदे के सामने कहीं नहीं टिकता। ऐसा लग रहा था जैसे पार्क कोई इंसान नहीं है, वो एक जंगली जानवर की तरह लड़ा। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी कि वो चांसू से मिल गया। गैंग लीडर ने झूठे केस करके पार्क को बर्बाद कर दिया, सब कुछ छीन लिया और उसे घुटनों पर ला दिया। तभी मोगुल ने सीखा कि पैसा बहुत कमाल की चीज है, पैसा कुछ भी हल कर सकता है। उसने अपना ऑनलाइन स्टोर चलाना शुरू किया और अपने क्लासमेट्स को अपना कचरा माल खरीदने के लिए मजबूर किया। जैसे ही वो अमीर हुआ, पार्क उसके लिए एक फालतू जानवर से ज्यादा कुछ नहीं था। मोगुल आखिरकार अपने पैसों के दम पर फूड चेन के सबसे ऊपर पहुंच गया। जैसे ही उसे अभी के समय में पीटा जा रहा है, मोगुल सोचता है कि वो अभी क्यों बर्बाद हो रहा है। वो बंदा खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क उसे कोई मौका नहीं देता और उसकी जमकर धुलाई करता रहता है। मोगुल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसे शर्मिंदगी महसूस होती है जब वो देखता है कि पूरी क्लास उसकी पिटाई होते हुए देख रही है। पार्क उसे दरवाजे पर पटक देता है। मोगुल गुस्से में उठता है और कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क के चेहरे पर वो खौफनाक नजर देख लेता है। उसे समझ आ जाता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है, इसलिए मोगुल फालतू तरीके से अपने दोस्त को मदद के लिए बुलाता है। वो मोटा लड़का पार्क से इतना डरा हुआ है कि वो सब कुछ इग्नोर करने का फैसला करता है। मोगुल को अब कोई उम्मीद नहीं दिखती। वो सबूत के तौर पर अपना फोन निकालता है और याद दिलाता है कि पार्क पूरी तरह कंगाल है, लेकिन हमारा हीरो उसकी बातों को अनसुना कर देता है और उसके चेहरे पर लात मारता रहता है। मोगुल को आखिरकार वही मिलता है जिसका वो हकदार है और उसे बहुत दर्द महसूस होने लगता है। वो लड़का सोचता है कि काश वो इस पिटाई के बाद जिंदा बच सके। वो किसी तरह दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है और अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है। वो लड़का खुद को शांत करने की कोशिश करता है और ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करता है। पार्क उसे जान से मारने की नीयत से उसका पीछा करता है। मोगुल को लगता है कि वो जिम वाले इस बंदे से नहीं जीत पाएगा।
उसे याद आता है कि उसके पास इस काम के लिए एक परफेक्ट बंदा है। मोगुल जिम का दरवाजा खोलता है और अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। पार्क उसके पीछे ही है, तो मोगुल कायरों की तरह उस जिम वाले लड़के के पीछे छिप जाता है और उसे पार्क को पीटने और रोकने का ऑर्डर देता है। वो जिम वाला लड़का थोड़ा सोचता है और इस काम के लिए 2 मिलियन मांगता है। मोगुल मान जाता है क्योंकि उसके पास भागने की कोई जगह नहीं है। स्योंग वजन नीचे पटकता है और पहले ही माफी मांग लेता है क्योंकि उसे कॉलेज की तैयारी के लिए पैसों की जरूरत है। पार्क समझ जाता है कि वो मजबूर है, इसलिए वो अपनी जैकेट से पैसों की गड्डी निकालता है और उस लड़के को सलाह देता है कि वो अपनी बॉडी पर इतना जोर न डाले। वो स्योंग को दूर रहने को कहता है और वो बिना किसी सवाल के उसकी बात मान जाता है। मोगुल गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन पार्क उस बदमाश को पकड़ता है और खिड़की से बाहर फेंक देता है। मोगुल एक टीचर के सामने जाकर गिरता है। वो बूढ़ा टीचर पूछता है कि क्या हो रहा है। उसे पता चलता है कि ये सब पार्क की करतूत है, तो टीचर उस पर चिल्लाने लगता है। स्कूल खत्म होने के बाद उन दोनों को प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया जाता है। टीचर इस बार बात को जाने नहीं देता। वो पार्क को 2 साल पहले की बात याद दिलाता है और साफ कर देता है कि इस बार वो उसे स्कूल से निकाले जाने से नहीं रोकेगा। मोगुल बड़े मजे से बैठा है और टीचर पार्क के गरीब पिता के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। हमारा हीरो अपना आपा खो देता है और मोगुल के चेहरे पर जोरदार घूंसा मारता है। टीचर परेशान हो जाता है और पार्क को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो मोगुल की धुलाई जारी रखता है। उस बुली को आखिरकार सबक मिल ही जाता है। तभी एक आदमी कमरे में आता है और पार्क को रुकने के लिए कहता है। टीचर पूछता है कि वो कौन है। वो अनजान आदमी अपना परिचय बीएमवान किम के तौर पर देता है, जो केआर का एसोसिएट लॉयर है। टीचर उसे पहचान तो लेता है, पर हैरान है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जुनू की बिल्डिंग में पार्क पूछता है कि उसने ये सब कैसे किया। उसे याद आता है कि लॉयर से बात करने के बाद प्रिंसिपल कैसे कुत्ते की तरह उसकी चापलूसी करने लगा था। वो बुली भी तुरंत स्कूल से निकाल दिया गया था। जुनू इसे मामूली बात बताता है और कहता है कि उस लड़के को उसके घटिया व्यवहार की सजा मिल गई है। पार्क प्रिंसिपल के बारे में जानना चाहता है। जुनू बताता है कि उसे संभालना तो बच्चों का खेल था। वो बूढ़ा आजकल इधर उधर कुछ गड़बड़ कर रहा था, तो जुनू ने सबूतों का इस्तेमाल करके उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। जुनू बताता है कि उसका काम अभी प्रिंसिपल के साथ खत्म नहीं हुआ है। वो उस बूढ़े का इस्तेमाल करके उस बुली को सुधार गृह जुवेनाइल भिजवा रहा है। एक बार वो काम हो जाए तो वो प्रिंसिपल को भी जेल की हवा खिलवाने की तैयारी में है। वो किसी को भी छोड़ने के मूड में नहीं है। वो अपने बारे में बात करना बंद करता है और पूछता है कि क्या पार्क को अब थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है। हीरो अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। जुनू समझता है कि पार्क से थैंक यू सुनने के लिए अभी बहुत जल्दी है। उसे एहसास होता है कि असल में उसे पार्क का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जुनू पहले ही अपना आभार जता देता है। मोगुल अब अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो पार्क से बदला लेने और उसकी जान लेने की ठान लेता है। अगले दिन वो चलते चलते एक डरावनी और सुनसान जगह पर पहुंच जाता है। एक आदमी दरवाजे से झांकता है और पूछता है कि कौन है। मोगुल बताता है कि वो काम की प्रोग्रेस चेक करने आया है। वो आदमी उसके आने को परफेक्ट बताता है और अंदर बुला लेता है, ये बताते हुए कि जिन्योंग यही है। मोगुल देखता है कि कुछ आदमी उस जिम वाले लड़के को डंडों से पीट रहे हैं। लीडर उसे अंदर आने देता है। वो जिन्योंग हुआंग है। वो जिम वाला लड़का मोगुल को देख लेता है और आखिरकार समझ जाता है कि इन सब के पीछे उसी का हाथ है। वे उसका मुंह बंद करते हैं और डंडों से मारना जारी रखते हैं। लीडर अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि वो इस फालतू जिम वाले को यहां से हटाए, क्योंकि उनका क्लाइंट आया है। जिन्योंग पूछता है कि आज वो खुद चलकर क्यों आया है। मोगुल बताता है कि उसकी एक और रिक्वेस्ट है। जिन्योंग उसे प्यारा बोलता है और एक्साइटेड हो जाता है। मोगुल कहता है कि वो इसके लिए 10 मिलियन देने को तैयार है। वो पीले बालों वाला आदमी हैरान रह जाता है। वो अपने लीडर को सलाह देता है कि रिक्वेस्ट मान ले और मोगुल से और जानकारी मांगता है। जिन्योंग अपने आदमी के सिर पर डंडा मारता है और उसे चुप रहने का हुक्म देता है। उसे समझ आ गया है कि मोगुल इस बार किसी बड़ी मछली के पीछे पड़ा है। वो बदमाश कहता है कि उसे हानजुन पार्क को मरवाना है। जिन्योंग उसे ठंडी नजरों से देखता है और जाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि वो इतना बेवकूफ नहीं है कि 10 मिलियन के लिए पार्क जैसे बंदे से पंगा ले। मोगुल कहता है कि वो 10 मिलियन अभी एडवांस देने को तैयार है और काम होने के बाद 10 मिलियन और देगा। जिन्योंग खुश हो जाता है और डील पक्की कर लेता है। गुजू ऊंची इमारतों से घिरे और पुलिस टेप से ढके एक घर में घुसता है। वो अपना आना बताता है और माफी मांगता है कि वो ज्यादा बार नहीं आ सका। वो अपने साथ फ्राइड चिकन लाता है और सोचता है कि ये इतना छोटा क्यों है। जुनू को अचानक अपने पिता का फ्राइड चिकन याद आता है। उसे उसकी तलब लगती है और याद आता है कि पिछली बार उसने अपने डैड का बना लाजवाब चिकन 2 साल पहले खाया था। जुनू के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे सब कुछ ऐसे याद आता है जैसे कल ही हुआ हो। वो कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है, फिर जाने का फैसला करता है। वो ऐलान करता है कि वो अब जल्दी नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसका शेड्यूल बहुत बिजी है, क्योंकि वो अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच रहा है। जुनू घर से निकलता है और देखता है कि उसका लॉयर उसका इंतजार कर रहा है। वो बताता है कि मोगुल फिर से कोई चाल चल रहा है। वो इंस्ट्रक्शंस मांगता है, लेकिन जुनू उसे याद दिलाता है कि उसे अब फेयर गेम नहीं खेलना है। लॉयर मुस्कुराता है और अपने बॉस के ऑर्डर को मानने का फैसला करता है। रात में पार्क के डैड को बड़े जिम से कॉल आता है। वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं और पता चलता है कि उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। वो कल ही वहां जाने का फैसला करते हैं और जैसे ही कॉल करता है, पार्क के डैड खुशी से चिल्लाते हैं और ये अच्छी खबर शेयर करते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अचानक इतनी किस्मत कैसे खुल गई और उन्हें यकीन है कि वे जल्द ही अमीर हो सकते हैं। पार्क जिम के लिए तैयार होता है। उसके पिता सलाह देते हैं कि वो टाइम से घर लौट आए, क्योंकि आज वे सब अच्छे से दावत करने वाले हैं। पार्क अपने पिता के चेहरे पर वो असली मुस्कान देखता है। वो इसे देखकर खुश होता है और जैसे ही घर से निकलता है, उसे कॉल आता है और पता चलता है कि मोगुल कुछ तो खिचड़ी पका रहा है। जुनू समझाता है कि उसने कुछ आवारा लड़कों को हायर किया है, पर उनसे निपटना कोई बड़ी बात नहीं है।
जुनू उसे सलाह देता है कि अगर कोई दिक्कत हो तो बस एक कॉल कर देना, लेकिन हमारा हीरो उसे बता देता है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जुनू को कंफ्यूजन होती है तो वो साफ करता है कि ये नकली गैंगस्टर्स तो पहले से ही यहाँ मौजूद है। पार्क पूछता है कि वे कौन है। तभी वो देखता है कि एक वैन पूरी स्पीड में उसकी तरफ आ रही है, उसे खत्म करने के लिए। हीरो तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है। पार्क जमीन पर गिर जाता है और उसके सिर में चोट लग जाती है। गुंडे उस पर हंसते हैं और सोचते हैं कि क्या वह कोई पागल है। जिन योंग हैरान है, वो इसे एक चालाकी भरी हरकत कहता है क्योंकि वो देखता है कि हीरो फिर से उठ रहा है। पार्क को बहुत गुस्सा आता है और वो सबको खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। वे आदमी अपने हथियार उठा लेते हैं और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतने सालों तक न लड़ने के बावजूद जिन योंग को एहसास होता है कि पार्क में अभी भी काफी ताकत और फुर्ती है। उसे लगता है कि वो जीत सकता है क्योंकि पार्क घायल है। पास के अपार्टमेंट में रहने वाले लोग शोर सुनकर सोचते हैं कि क्या हो रहा है। वो गुंडा मुस्कुराता है और अपने आदमियों को वैन के अंदर बैठने का ऑर्डर देता है। उसे उम्मीद है कि वो पार्क को दोबारा देख पाएगा और वहां से निकल जाता है। हमारा हीरो इसे जाने नहीं देता। वो पूरी स्पीड के साथ वैन की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। गुंडे उस पर हंसते हैं और उसे पागल समझते हैं, लेकिन वो उनके करीब पहुंचकर उन्हें गलत साबित कर देता है। गुंडे बुरी तरह डर जाते हैं। पार्क वैन पर कूद जाता है और शीशा तोड़ देता है। वो एक गुंडे को पकड़ लेता है और वैन को जाने देता है। बाकी लोग अपने बॉस से पूछते हैं कि क्या उन्हें अपने साथी के लिए वापस मुड़ना चाहिए, लेकिन जिन योंग उन्हें उसे वहीं छोड़ने का ऑर्डर देता है, जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। जो बंदा नीचे गिर गया था वो उठने की कोशिश करता है। पार्क उसे ऑर्डर देता है कि वो बताए कि वे कहाँ जा रहे हैं। वो बंदा मजाक करता है और बात को गंभीरता से नहीं लेता, इसलिए हीरो उसके चेहरे पर एक घूंसा मारकर उसका बुरा हाल कर देता है। वो उस घटिया आदमी को एक और मौका देता है, लेकिन वो गुंडा अपना मुंह बंद रखता है। पार्क उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। उस सुनसान और डरावनी बिल्डिंग के अंदर गुंडे अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। उनका लीडर उन्हें ऑर्डर देता है कि वे होश में रहें और ज्यादा शराब न पिए। मोगुल चुपचाप बैठा रहता है और उसका चेहरा गुस्से से लाल है। वो बोल पड़ता है और सबको कोसता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वे लोग जश्न क्यों मना रहे हैं। उसे डर है कि अगर पार्क को उनका ये घटिया ठिकाना मिल गया तो क्या होगा। लीडर उसकी बात समझता है, पर उसे शक है कि पार्क आ पाएगा। वो भालू के शिकार वाली एक कहावत सुनाता है। वो गिलास तोड़ता है और मोगुल को याद दिलाता है कि वे एक शेर से पंगा ले रहे हैं। जिन योंग मोगुल का चेहरा पकड़ता है और टूटे हुए गिलास से उसे डराता है। उसे शक है कि कोई चाकू काम करेगा, लेकिन उसे याद आता है कि उनके पूर्वज शेर का शिकार करने के लिए कई शिकारियों और कुत्तों को छोड़ देते थे। शेर को अपनी जगह पसंद होती है, लेकिन कुत्ते उसे तब तक परेशान करते रहेंगे जब तक वो थक न जाए। जिन योंग हीरो के साथ भी यही चाल चलने की प्लानिंग करता है। उसे यकीन है कि उसके आदमी उसे परेशान करेंगे और तब तक भगाएंगे जब तक वो मर न जाए। अचानक कोई दरवाजा तोड़ने जैसा शोर करता है। पूरी गैंग डर जाती है जब वे लोहे के दरवाजे पर डेंट देखते हैं। जिन योंग अपने गुंडे को चेक करने के लिए कहता है। वो बंदा चिढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर झांकता है वो पार्क को बाहर साफ इरादों के साथ खड़ा देखता है। वे सब हैरान हैं कि उसने इतनी जल्दी उनका ठिकाना ढूंढ लिया, लेकिन उनका लीडर उन्हें शांत रहने को कहता है क्योंकि पार्क लोहे का दरवाजा नहीं तोड़ सकता। वे सब मान लेते हैं कि वो कुछ मिनटों बाद चला गया होगा। एक गुंडे को लगता है कि शायद वो डर गया है, लेकिन अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है जब वो बालकनी के बाहर एक हाथ देखता है। पार्क कूद कर अंदर आता है और बालकनी की खिड़की तोड़ देता है। लीडर को यकीन नहीं होता क्योंकि वे तीसरी मंजिल पर है। पार्क बिना समय बर्बाद किए गुंडों को एक एक करके पीटना शुरू कर देता है। वो अकेले दम पर पूरी गैंग को धूल चटा देता है। पार्क कुछ आदमियों को खत्म करता है और बाकियों को सबक सिखाने के लिए मुड़ता है। जैसे ही वे सब पार्क का सामना करते हैं, मोगुल डर जाता है, लेकिन वो देखता है कि जिन योंग अभी भी अपनी हिम्मत बनाए हुए हैं। उसे याद आता है कि गुंडों ने स्योंग को कितनी आसानी से हरा दिया था, इसलिए वो खुद को तसल्ली देता है कि लीडर के पास अभी भी कोई खास दाव या चाल बची होगी। वो उम्मीद करने लगता है कि शायद गैंग पार्क को हरा दे। जिन योंग अपने आदमियों को हमला करने का ऑर्डर देता है। वे सब हथियारों के साथ दौड़ते हैं, लेकिन पार्क पर कोई असर नहीं होता। वो एक गुंडे को पैर से पकड़ता है और उसे दीवार पर दे मारता है। एक और गुंडा पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क उसे बुरी तरह पीटकर जमीन पर पटक देता है। पीले बालों वाला गुंडा पार्क के सिर पर डंडा तोड़ देता है और सोचता है कि उसने कुछ नुकसान किया है, लेकिन पार्क उसे तीसरी मंजिल की खिड़की से बाहर फेंककर गलत साबित कर देता है। वो बेचारा नीचे गिर जाता है। एक बाइक वाली लड़की कहीं से आ जाती है और उस गुंडे के पास जाती है। उसकी होश उड़ने लगते हैं, लेकिन वो प्यारी लड़की पूछती है कि क्या पार्क ऊपर लड़ रहा है। वो खुशी खुशी उसे बताता है कि वो सही कह रही है और कुछ फालतू बोलने की कोशिश करता है तो वो लड़की उसे अपने हेलमेट से मारती है और चली जाती है। वो लड़की जुनू को पार्क की स्थिति के बारे में बताती है। जुनू परेशान लगता है, लेकिन वो बेवकूफ लड़की उसकी बात अनसुनी कर देती है और ऑनलाइन देखे गए कुछ प्यारे पर्स के बारे में बकवास करने लगती है। वो और जानकारी देने के लिए पैसों की मांग करती है, जिससे जुनू चिढ़ जाता है, लेकिन वो उसे खुश करने के लिए पैसे भेज देता है। वो उसे पार्क की लोकेशन बता देती है। अपार्टमेंट के अंदर जिन योंग पार्क का आमना सामना करता है क्योंकि अब वही अकेला बचा है। मोगुल एक तरफ बुरी तरह पीटे हुए चेहरे के साथ पड़ा है। लीडर मानता है कि वे पार्क के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। उसे लगता है कि उसने उसे इसलिए छोड़ा होगा क्योंकि पार्क को उससे कुछ चाहिए। हीरो उसे गलत बताता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है। वो तो बस सबसे बुरे को आखिर के लिए बचाना चाहता था। जिन योंग को एहसास हो जाता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है। वो बंदा डंडे का इस्तेमाल करता है, लेकिन जमीन पर पटक दिया जाता है। पार्क उसका चेहरा बिगाड़ना शुरू कर देता है। जैसे ही वो लीडर को घूंसे मार रहा होता है, आंखों में आंसू लिए एक लड़का पार्क को रोक लेता है। वो गिड़गिड़ाता है और कहता है कि ये गलत है। वो पहले से ही बहुत परेशानी में है
और एक अनाथ होने के नाते उसके पास खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं है। पार्क उसकी शिकायत सुनता है, लेकिन वो अनाथ लड़का आपा खोने लगता है और पूछता है कि उसने ऐसा क्या किया है कि उसे ये सब झेलना पड़ रहा है। तभी जुनू वहां आता है और पार्क द्वारा मचाई गई तबाही को देखता है। वो अनाथ लड़का पूछता है कि वो कौन है और कांपने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि जुनू ने ही पार्क को ये सब करने के लिए कहा है। जुनू अपना परिचय देता है और कहता है कि वो नुकसान की भरपाई करने को तैयार है। वो रोने वाला लड़का आखिरकार चुप हो जाता है और 10 मिलियन की मांग करता है। जुनू उसे 50 मिलियन देकर खुश कर देता है। बुरी हालत में पड़ा जिनयोंग हमारे हीरो को पागल कहता है और कहता है कि कोई इंसान इतना ताकतवर नहीं हो सकता। उसे एहसास होता है कि वो शुरू से ही हार चुका था, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए एक चालाकी करता है और बिल्डिंग से कूदने की कोशिश करता है। वो लगभग कामयाब हो ही जाता है, लेकिन पार्क उसका कॉलर पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है, क्योंकि उसका अभी भी मन नहीं भरा था। जिनयोंग जानता है कि अगर वो किसी तरह भागा नहीं तो वो मारा जाएगा, इसलिए वो पार्क को डराने के लिए चाकू निकालता है। पार्क उसे छोड़ देता है और वो बदमाश तीसरी मंजिल से नीचे गिर जाता है। बुरी तरह घायल होने के बावजूद वो किसी तरह उठता है और भाग जाता है। जुनू इसे जीने की जबरदस्त इच्छा कहता है। एक पेटा हुआ गुंडा हंसने लगता है और पार्क को बेवकूफ कहता है, क्योंकि उसने खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। वो उन्हें जिनयोंग के पिता के बारे में याद दिलाता है और बताता है कि वो पीजे शिपिंग के चेयरमैन है। उस गुंडे को यकीन है कि लीडर के पिता उन दोनों को पल भर में गायब कर देंगे। जुनू ये जानकर दुष्टता भरी मुस्कान देता है। जिनयोंग आखिरकार अपने घर पहुंचता है और अपने पिता को पाता है, जो पीजे शिपिंग के चेयरमैन है, और अपने बेटे की चोटें देखकर परेशान हो जाते हैं। जिनयोंग अपने डैड से 2 लड़कों को ठिकाने लगाने की गुजारिश करता है। हरियोंग उसे याद दिलाता है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है और पूछता है कि वह उनके पीछे क्यों पड़ा है। जिनयोंग पूरी कहानी बताता है, लेकिन उसके पिता उसे गंभीरता से नहीं लेते। वो अपने बेटे को सलाह देते हैं कि सिर ऊंचा रखे और हमेशा सामने वाले की आंखों में देखे, वरना वो उसकी बात नहीं मानेंगे। वो उसे अपनी जान की तरह भीख मांगने का हुक्म देते हैं। जिनयोंग बात मानता है और पक्के इरादे के साथ कहता है कि वह उन दोनों को मरते हुए देखना चाहता है। पिता आखिरकार मान जाते हैं और अपने आदमियों को 2 बैरल तैयार करने का ऑर्डर देते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ नौजवानों का शिकार करना है। गैंग एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचती है। जुनू को हाई स्कूल की लड़ाई में इतने सारे आदमियों को लाना बहुत घटिया और बेवकूफी भरा लगता है। हैरी उसे घमंडी बुलाता है और सोचता है कि वो इतनी जल्दी मरने के लिए क्यों बेताब है। जुनू आगे आता है और बताता है कि कोई मरना नहीं चाहता, इसलिए वो एक प्लान के साथ आया है। वो हैरी को अंदाजा लगाने के लिए कहता है। वो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो जुनू को पहचानता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो डर जाता है और तभी उसे एक कॉल आता है। हरियों के पसीने छूट जाते हैं जब उसे पता चलता है कि जुनू के कहने पर ओजे एफिलिएट्स ने शिपिंग डील रद्द कर दी है। नौजवान टाइकून जोर से हंसता है, क्योंकि उसका प्लान काम कर गया। हरियों तुरंत घुटनों पर गिर जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है। उसके आदमी कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन वो उन्हें चुप रहने का ऑर्डर देता है, क्योंकि अब वो ठीक से पेश आ रहा है। जुनू उसे अपने आदमियों को पहले हटाने का ऑर्डर देता है। गुंडों की वो गैंग बिना एक पल गवाए वहां से निकल जाती है। हरियों फिर से भीख मांगने लगता है, क्योंकि वो डील उसके लिए सब कुछ है। उसे शक है कि ओजे के साथ पार्टनरशिप के बिना उसकी कंपनी टिक पाएगी। जुनू को इस गंदगी को साफ करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसकी कंपनी की इमेज खराब हो। वो एक गैंग बॉस के पिता के साथ पार्टनरशिप करने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो अपनी इमेज परफेक्ट रखना चाहता है। हरियों वादा करता है कि वो सुनिश्चित करेगा कि उसका बेटा फिर कभी कोरिया की धरती पर पैर न रखे। जिनयोंग बीच में कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसके चेहरे पर घूंसा मारते हैं और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। जुनू ये नजारा देखकर हंसता है, लेकिन उसे रुकने के लिए कहता है, क्योंकि इतना काफी है। उसे लगता है कि बच्चे को विदेश भेजना तो इनाम जैसा लगता है, इसलिए वो इससे संतुष्ट नहीं है। वो उस बदमाश को सुधारने का अपना आइडिया बताता है। हरियों अपनी कंपनी के लिए कुछ भी करने को तैयार है, इसलिए जुनू उसे बताता है कि जिन्यों की हरकतों की वजह से आज उसका 50 मिलियन का नुकसान हुआ है, जो बहुत बड़ी रकम है। वो चाहता है कि लड़का मेहनत करके ये पैसे चुकाए, लेकिन हरियों को शक है कि उसका बेटा इतने पैसे चुका पाएगा। जुनू दुष्टता भरी मुस्कान देता है और याद दिलाता है कि उनका पारिवारिक बिजनेस सी फार्मिंग, मछली पालन का है। जिन्योंग समझ जाता है कि उसका क्या होने वाला है और उसे एहसास होता है कि वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। लड़के के पास कोई चारा नहीं है, इसलिए वो अपने पिता की मछली पकड़ने वाली नाव पर काम करना शुरू कर देता है। एक विशाल बिल्डिंग के अंदर पार्क जुनू के साथ बैठा है और सोचता है कि वो एक विलेन जैसा है। जुनू मानता है कि वो फेयर गेम नहीं खेल रहा, लेकिन हीरो को सलाह देता है कि उन मामलों को नजरअंदाज करे जिन्हें पैसों से सुलझाया जा सकता है। वो नहीं चाहता कि हमारा लड़का बिना किसी वजह के चोट खाए। पार्क सख्त बनने की कोशिश करता है, लेकिन कल वाली लड़की वहां आती है और उसकी गर्दन पर चोट के निशान दिखाती है। जुनू बताता है कि वो उनकी नई पार्टनर है, जो नेक्सस को गिराने में मदद करने को तैयार है। वो एक सेलिब्रिटी है जो उनके लिए मुखबिर का काम कर रही है। लड़की को ऐसा लेबल सुनकर थोड़ी शर्मिंदगी होती है। उसका नाम सीओ यान चोई है और वो थोड़ी हैरान है, क्योंकि उसे लगा था कि पार्क के बारे में इतना सुनने के बाद वो किसी ट्रक ड्राइवर जैसा दिखेगा। वो उसे डेपर बुलाती है, लेकिन जुनू उसे याद दिलाता है कि वो उसके ज्यादा करीब ना आए। वो उसे बीच वाली उंगली दिखाती है और कहती है कि उसे ट्रक ड्राइवर ही पसंद है। जुनू को पिछली बार की उसकी बेवकूफी याद आ जाती है। वो उसकी बातों को अनसुना कर देती है और काम की बात करने का ऑर्डर देती है। जुनू को थोड़ी चिढ़ होती है, लेकिन वो शांत रहता है और बताता है कि वे यहाँ अगले कदम की प्लानिंग करने आए हैं। वो कहती है कि किसी प्लान की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्क तो सबको आसानी से धूल चटा सकता है। जुनू उसे याद दिलाता है कि नेक्सस बहुत तेजी से बड़ा हुआ है और पार्क अकेले इतनी बड़ी सेना का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो अपनी लड़ाकू टीम से शुरुआत करने का फैसला करता है। वो टेबल पर एक फाइल फेंकता है और बताता है कि जल्द ही
कोई उनके साथ जुड़ सकता है। हीरो उस स्कूल का नाम पहचान लेता है जिसके बारे में जुनू बात कर रहा है और समझ जाता है कि ये दोंगन किम है। जुनू कहता है कि उसने सही पहचाना और याद दिलाता है कि ये वही लड़का है जो पार्क के साथ मिलकर नेक्सस के खिलाफ खड़ा हुआ था। पार्क को कुछ और भी याद आता है। जुनू को पहले से पता है कि पहली लड़ाई के दौरान उस लड़के के घुटने में चोट लग गई थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी खराब कर दी। जुनू स्वार्थी होकर साफ कर देता है कि उसे अब भी उस लड़के की जरूरत है। पार्क चुप हो जाता है लेकिन जुनू उसे रिलैक्स रहने को कहता है क्योंकि वे सब प्रोफेशनल है। उसे लगता है कि ये पार्क के लिए अपने पुराने दोस्त के साथ सुलह करने और नेक्सस के अड्डे बने स्कूल को साफ करने का अच्छा मौका है। दोंगयान हाई स्कूल में गैंग के मेंबर मीटिंग करते हैं और उनमें से एक बताता है कि मोगुल को सुधार गृह भेज दिया गया है। जबरन वसूली और बदतमीजी इसका कारण बनी, इसलिए अब उसकी तरफ से किसी कोशिश की उम्मीद नहीं की जा सकती। मेंबर उस बेचारे बदमाश पर हंसते हैं लेकिन उनमें से एक को लगता है कि उन्हें उस बंदे को सबक सिखाना चाहिए जिसने मोगुल का ये हाल किया, क्योंकि मोगुल अब भी उनकी गैंग का मेंबर था। मुखबिर बताता है कि ये सब हानजुन पार्क ने किया है। स्कूल का नंबर 1 ग्योंगचोल ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। उन्हें याद है कि हीरो ने शांत रहने का वादा किया था। जैसे ही वे इस बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, एक स्टूडेंट अंदर आता है और बताता है कि हानजुन पार्क ने उनके स्कूल में ट्रांसफर ले लिया है। ग्योंगचोल समेत पूरी गैंग ये जानकर हैरान रह जाती है। अपनी नई क्लास के अंदर हीरो अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो सबको खत्म करने आया है। पूरी क्लास उसे घूरने लगती है। टीचर हंसकर बात टाल देता है और उसे बैठने की जगह दिखाता है। पार्क अपनी सीट की तरफ चलता है और जो के बगल में बैठ जाता है। वो लड़का बातें शुरू करता है और कहता है कि उसे पार्क के साथ पंगा न लेने की सलाह दी गई थी, लेकिन उसे अभी भी लड़ने की इच्छा हो रही है। वो लड़का साफ करता है कि उसने खुद पिछले साल ट्रांसफर लिया है और तब से पार्क के बारे में सुन रहा है। वो बस ये देखना चाहता है कि क्या पार्क उसकी उम्मीदों पर खरा उतरता है। वो फेयर फाइट की मांग करता है लेकिन पार्क उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। उसे चिढ़ होती है और वो पार्क को थप्पड़ मार देता है ताकि उसे बात समझ आ जाए। हमारा हीरो एक ही घूंसे में उसका सिर तोड़कर उसे खत्म कर देता है, जिससे पूरी क्लास हैरान रह जाती है। बैटिंग केज में चोए अब भी दोंगयान को टीम में शामिल करने को गलत फैसला बताती है। वो इस काम के लिए कई ताकतवर लोगों को जानती है और उसे लगता है कि जुनू घुटने की चोट की वजह से सिर्फ पार्क के दोस्त पर तरस खा रहा है। वो उसे गलत बताती है और खुलासा करती है कि दोंगयान शायद उसके जानने वाले सबसे जिद्दी लोगों में से है। लोग उसकी कमजोर बनावट की वजह से उसे हल्के में लेते हैं, लेकिन वे उसकी उस अटूट हिम्मत को भूल जाते हैं जिसे उसने नेक्सस के खिलाफ इस्तेमाल किया था। उसे लगता है कि ऐसे जज्बे वाले लोग टूट तो सकते हैं लेकिन झुक कभी नहीं सकते। उसे अब भी शक है कि टूटे घुटने के साथ वो किसी काम का होगा या नहीं। उसे लगता है कि लड़का अपनी पुरानी फुर्ती तो खो सकता है लेकिन वो निश्चित रूप से एक नई काबिलियत हासिल कर लेगा। वो चुप हो जाती है और सोचती है कि उसे इसके बजाय एक किताब लिखनी चाहिए। स्कूल में पार्क गुंडों के बीच से होकर गुजरता है। आखिरकार उसे अपना पुराना दोस्त मिल जाता है। एक लड़का आता है और स्नैक्स लाने में 5 मिनट से ज्यादा देर करने के लिए दोंगयान को लात मारता है। उसे लगता है कि उसके पैसे पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं, इसलिए वो उसे सबक सिखाने के लिए बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। बाकी गुंडों को लगता है कि अब पीटना असरदार नहीं है, लेकिन वो बदमाश मानता है कि वो दोंगयान को और डराकर काम तेज करवा सकता है, इसलिए वो पार्क के पुराने दोस्त को लगातार घूंसे मारता रहता है। पार्क सब कुछ ठंडी नजरों से देखता है। जुनू के ऑफिस में चोए आखिरकार दोंगयान को टीम में लेने के लिए मान जाती है, लेकिन उसे शक है कि पार्क पुराने दोस्त से सुलह करने वालों में से है। उसे लगता है कि अगर वे पैसों का इस्तेमाल करे तो काम काफी तेज हो जाएगा, लेकिन जुनू खुलासा करता है कि वो ऐसा बंदा है जिसे पैसों की परवाह नहीं है। वो उसे याद दिलाता है कि उसने नेक्सस के खिलाफ सिर्फ इसलिए लड़ाई की क्योंकि हानजू ने की थी। बस यही एकमात्र कारण है। उसे ये पूरी तरह बेवकूफी लगती है, लेकिन अब तक जो उसने सीखा है उसके हिसाब से दोस्त का दुश्मन उसका अपना दुश्मन है। दोंगयान अपने दोस्त को पिटते हुए नहीं देख सकता, यही उसकी असली फितरत है। स्कूल में दोंगयान को आखिरकार थोड़ी राहत मिलती है और वो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए बैठता है। पार्क उसके पास आता है और उसे ग्रीट करता है। दोंगयान पहले से जानता है कि पार्क ने ट्रांसफर क्यों लिया है। उसे नहीं लगता कि ये मुमकिन है क्योंकि गैंग बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। उनके पास सिर्फ आदमी नहीं बल्कि पैसों की ताकत भी है, इसलिए सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका है। पार्क साफ कर देता है कि इस बार वो जीतने के लिए आया है। दोंगयान इसे ख्याली पुलाव कहता है क्योंकि उसकी उस जिद ने उसे इस बुरी हालत में पहुंचा दिया था। पार्क चुप हो जाता है लेकिन उसे चैलेंज करता है कि बस देखते रहो। लीडर स्कूल की खिड़की से उन्हें देखता है और उसे कमजोर बुलाता है। दोंगयान के साथ पार्क को टीम बनाते देख वो अपने आदमियों को हीरो को खत्म करने के लिए तैयार रहने का ऑर्डर देता है। अस्पताल में डॉक्टर खुश है कि दोंगयान अपना ख्याल रख रहा है, लेकिन वो लड़के को याद दिलाता है कि अगर वह और इंतजार करेगा तो हमेशा के लिए चलने की ताकत खो सकता है। वो उसे सर्जन को दिखाने की सलाह देता है, भले ही वो महंगा हो। दोंगयान चुप हो जाता है और जैसे ही वो निकलता है ग्योंगचोल उसके पास आता है और पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। दोंगयान समझ नहीं पाता कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो लड़का बताता है कि वो बस ये देखने आया है कि पूर्व नंबर 1 का क्या हाल है। वो कहता है कि उसने पार्क के साथ दोंगयान की गुपचुप मीटिंग देखी थी, इसलिए वो पक्का करने आया था कि क्या वो ठीक हो गया है। वो पार्क के दोस्त को फिर से बर्बाद करने पर तुला हुआ है, लेकिन दोंगयान उसे याद दिलाता है कि अगर वो ठीक हो गया तो अकेले उसके हारने का कोई चांस नहीं है। ग्योंगचोल चिढ़ जाता है और उसे लात मारता है। वो मुस्कुराता है और दोंगयान को याद दिलाता है कि अब वो किसी का चमचा नहीं है और वो कोई भी फालतू बात बर्दाश्त नहीं करेगा। ग्योंगचोल पिछली बार की बात छेड़ता है और वफादारी को बकवास कहता है क्योंकि उस चक्कर में दोंगयान लगभग लंगड़ा हो गया था। दोंगयान उसे याद दिलाता है कि ग्योंगचोल ने उन्हें धोखा दिया और उस घटिया गैंग में शामिल हो गया। वो इसे नीच हरकत कहता है, लेकिन ग्योंगचोल हंसता है
और उसे जो सोचना है सोचने देता है, क्योंकि वह किसी का वफादार कमजोर बंदा नहीं बनना चाहता। उसे शक है कि इस बार वो अपनी वफादारी निभा पाएगा। स्कूल में पार्क चुपचाप बैठा है, तभी एक अनाउंसमेंट शुरू होती है। ग्योंग चोल अपना परिचय देता है और पूरे स्कूल को बताता है कि मशहूर हानजुन पार्क, जिसने 2 साल पहले नेक्सस का सामना किया था, यहां उसे तोड़ने आया है। वो इसे बकवास कहता है और पार्क को तैयार रहने की चेतावनी देता है। पूरी क्लास उठ जाती है और हीरो से लड़ने की तैयारी करने लगती है। ग्योंग चोल मानता है कि वो अकेले में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसे फेयर फाइट में कोई दिलचस्पी नहीं है। छात्रों की एक सेना हाथों में हथियार लिए पार्क की क्लास की तरफ बढ़ती है। जैसे ही लीडर अपने आदमियों को तैयार होने का ऑर्डर देता है और कहता है कि वे पार्क को सबक सिखाने वाले हैं, कुछ आदमी बुरी तरह घायल होकर क्लासरूम से बाहर उड़ते हुए आते हैं। कॉरिडोर में खड़े लोग डर जाते हैं और देखते हैं कि पार्क ने पहले ही सबको संभाल लिया है। वे पूरी क्लास को हारते देख हैरान रह जाते हैं। हीरो एक खौफनाक चेहरे के साथ बाहर आता है और सबको लड़ने के लिए बुलाता है। छात्रों की वो बड़ी सेना एक साथ हमला कर देती है, लेकिन पार्क बिना डरे सबका सामना करता है। जब वो पूरी गैंग की धुलाई कर रहा होता है, दोंग यान सब कुछ अनदेखा करने की कोशिश करता है और खुद को रोकता है। लड़ाई जारी रहती है। पूरा स्कूल हीरो को हराने की कोशिश करता है, लेकिन वो अकेले सबका सामना करने में सक्षम है। लोग उसे पागल कहते हैं और समझ जाते हैं कि उसने उन्हें खत्म करने की बात मजाक में नहीं कही थी। वे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। पार्क संघर्ष करता है और आखिरकार पकड़ा जाता है। कुछ आदमी उसे दबा देते हैं और घूंसे मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो कुछ ही सेकंड में खुद को आजाद कर लेता है। पार्क अपने आसपास के हर बंदे को तबाह कर देता है। वो उन्हें बुरी तरह पीटता रहता है और एक एक करके पूरे स्कूल का काम तमाम कर देता है। पार्क जैसे तैसे बच पाता है और जैसे ही वो अंदर वापस जाता है, उसे और भी आदमी इंतजार करते हुए दिखते हैं। वे ये देखकर निराश है कि वो पहले से ही थक चुका है, क्योंकि अभी तो असली मजा शुरू भी नहीं हुआ था। वे सब उस थके हुए शेर की तरफ बढ़ते हैं, जबकि दोंग यान अपनी क्लास में बैठा सब कुछ अनदेखा करने की कोशिश करता है। उसे नहीं लगता कि पार्क जीत पाएगा, इसलिए उसकी सारी मेहनत बेकार है। तभी चोय आती है और सोचती है कि पार्क शायद अपनी हद पर पहुंच चुका है। वो अपने दोस्त को अनदेखा करने के लिए दोंग यान को शर्मिंदा करने की कोशिश करती है। वो लड़की खुद को पार्क की कोवर्कर बताती है। दोंग यान को शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन वो उसे बताता है कि वो लड़ने के लिए बहुत कमजोर है। वो मुस्कुराती है और कहती है कि उसे पहले से पता है। वो खुलासा करती है कि हीरो को पहले से अंदाजा था कि चीजें ऐसे मोड़ लेंगी। भले ही उसे बस भाग जाने के लिए कहा गया था, पर वो नहीं भागा। वो दोंग यान को बताती है कि वो अभी भी इसलिए लड़ रहा है क्योंकि पार्क उसे कुछ साबित करना चाहता है। वो लड़का अचानक अपने दोस्त की बातें याद करता है और चुप हो जाता है। वो उसे यकीन दिलाती है कि उसे किसी बात का पछतावा नहीं होगा, जिससे दोंग यान फिर से अपने फैसले के बारे में सोचने लगता है। कॉरिडोर के अंदर पार्क सारे आदमियों को ठिकाने लगा देता है। इतनी बड़ी सेना का सामना करने के बाद उसकी सांसें फूल रही है, लेकिन ग्योंग चोल और भी आदमियों के साथ वहां आ जाता है। वो पार्क की ताकत की तारीफ करता है, लेकिन उसे शक है कि वो स्कूल के टॉप 10 सबसे ताकतवर छात्रों के खिलाफ टिक पाएगा। ग्योंग चोल पार्क के सामने अपनी बात साफ कर देता है, लेकिन हमारा हीरो फिर से डटकर लड़ने की पोजीशन में आ जाता है। आदमी उस पर हमला करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि उनका घूंसा लगे, दोंग यान एक वाइपर से एक को मारता है और उम्मीद करता है कि पार्क हर बार सारा क्रेडिट न ले। गुंडे उसे चालाक चूहा बुलाते हैं, लेकिन ग्योंग चोल उन्हें शांत रहने को कहता है क्योंकि वे उन दोनों को एक साथ निपटा सकते हैं। वे सब दोंग यान पर भी हमला करते हैं, लेकिन वो आसानी से एक को ढेर कर देता है। एक और आगे आता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन दर्द के बावजूद वो उस बंदे को पीट देता है और लड़ना जारी रखता है। पार्क भी घूंसे बरसाता रहता है और साथ मिलकर वे रुकने का नाम नहीं लेते। गुंडे समझ जाते हैं कि वे मुसीबत में हैं और सोचते हैं कि उनके टारगेट इतने ताकतवर क्यों हैं। सबका सामना करते हुए हीरो माफी मांगता है। दोंग यान बताता है कि वो जो कुछ भी हुआ उसके लिए पार्क से नफरत करता था, लेकिन वो मानता है कि उसे बस किसी पर इल्जाम लगाना था। ये सुनकर पार्क मुस्कुराता है। लीडर इस पल को खराब करने के लिए कूद पड़ता है और जैसे ही वो उन दोनों पर हमला करता है, वे बच जाते हैं। दोंग यान कहता है कि वो इस बंदे को खुद निपटाना चाहता है। पार्क और उसका दोस्त एक दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं। वो उन्हें डरपोक बुलाता है और उनका पीछा करता है, लेकिन पार्क उसे पकड़ता है और कमरे के अंदर फेंक देता है। दोंग यान उसे अंदर से लॉक कर देता है ताकि वो ग्योंग चोल से बिना किसी रुकावट के लड़ सके। ग्योंग चोल को ये बेवकूफी भरा लगता है। दोंग यान मानता है कि उसके जैसे दोस्त न रखने वाले इंसान को ये पागलपन ही लगेगा। वो आदमी गुस्से में आगे बढ़ता है, लेकिन दोंग यान उसे जोरदार हिट करता है और पीछे धकेल देता है। ग्योंग चोल हार नहीं मानता और दोंग यान के पैर पकड़ लेता है। वो उसे उठाता है और कांच के दरवाजे पर पटक देता है, जिससे वो टूट जाता है। उसे दोंग यान का हथियार तोड़ने में कामयाबी मिल जाती है और उसे लगता है कि अब वो बिना इसके कुछ नहीं कर पाएगा। दोंग यान अपनी शर्ट उतारता है और उसे अपनी मुट्ठी पर बांध लेता है। ग्योंग चोल इसे मजाक समझता है, लेकिन जैसे ही वे एक दूसरे पर घूंसे बरसाते हैं, दोंग यान शर्ट का इस्तेमाल करके उस गुंडे को चेहरे से पकड़ लेता है और जमीन पर पिन कर देता है। वो उसके चेहरे पर घूंसे बरसाना शुरू करता है, लेकिन ग्योंग चोल उसका पैर पकड़कर उसे भी खींच लेता है। वो आखिरकार खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। ग्योंग चोल साफ कर देता है कि अब वो पहले वाला नहीं रहा और दोंग यान के चोटिल पैर को दबा देता है। लड़का दर्द से चीख उठता है और उसे छोड़ देता है। जैसे ही लीडर खड़ा होता है, वो अपनी सांसें लेता है और किसी दिन बदला लेने की कसम खाता है। दोंग यान उसे रुकने के लिए कहता है, जिसे सुनकर ग्योंग चोल हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि लड़के को अक्ल आ गई है। पार्क का दोस्त दर्द के बावजूद खड़ा हो जाता है, लेकिन ग्योंग चोल उसे तब तक बुरी तरह पीटता है जब तक वो गिर न जाए। ग्योंग चोल थक जाता है और जाने की कोशिश करता है। दोंग यान उसे फिर से रुकने के लिए कहता है और कांच के टुकड़े इकट्ठा करने लगता है। ग्योंग चोल को गुस्सा आता है
और वो बिना सोचे समझे हमला कर देता है। पार्क का दोस्त इस मौके का फायदा उठाकर कांच के टुकड़े फेंकता है और एक अपरकट मारकर उस गुंडे को ढेर कर देता है। वो ग्योंग चोल को मारना जारी रखता है। उस बंदे को उम्मीद नहीं थी कि कोई उसकी हालत समझ पाएगा, लेकिन फिर भी वो बड़बड़ाता है कि अगर वो ये लड़ाई नहीं जीता तो पार्क के सामने उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा। ग्योंग चोल लगातार घूंसे खाने के बाद धुंधला देखने लगता है। दोंग यान को सब कुछ याद आता है जो उसने सहा था, और वो आखिरी घूंसा मारकर उस मस्कुलर लड़के को बेहोश कर देता है। उसका पैर दर्द कर रहा है, लेकिन दोंग यान उसे नजरअंदाज करता है और बाहर निकलकर देखता है कि उसका दोस्त जीत चुका है। पार्क अपने चोटिल दोस्त को पकड़ता है और वे दोनों हंसते हुए स्कूल से बाहर निकल जाते हैं। बोर्ड के चेयरमैन दोंग स्कूल की हालत देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये सब पार्क ने किया है। वो पूरे स्कूल की हालत देखते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता कि ये सब सिर्फ एक लड़के की वजह से हुआ। वो हंसते हैं और अपने आदमियों को मिन को बुलाने का ऑर्डर देते हैं। जैसे ही वो उसके सामने आता है, मिन बताता है कि वे छात्रों की समस्याओं में दखल नहीं देते, लेकिन बड़ों की बात को खुद संभालना उन्हें बुरा नहीं लगता। दोंग को पता चलता है कि पार्क के पीछे कौन है, पर वो फिर भी इसे गलत बताता है क्योंकि वो कानून वाले देश में रहता है। वो इसे गलत कहता है, लेकिन मिन कुछ सूटकेस नीचे फेंकता है और उम्मीद करता है कि उसे तसल्ली मिलेगी। दोंग दुष्टता भरी मुस्कान देता है। वो अपने आदमियों को चेक करने के लिए कहता है और साफ कर देता है कि अब उसे पैसों के अलावा कुछ और पसंद नहीं आएगा। उसका गुंडा उसे खोलता है और सबको अंदर कुछ किताबें मिलती है। दोंग को समझ नहीं आता कि वो क्या देख रहा है, इसलिए मिन उसे हेडलाइंस चेक करने को कहता है। उसे अपनी गैंग के बारे में जानकारी मिलती है कि वे कैसे दोंग यान के ग्रेजुएट्स को भर्ती कर रहे थे, और हेडलाइन में सब्सिडी चुराने, टैक्स चोरी और ऐसी ही कई चीजों के सबूत थे। मिन उसे पीछे हटने की चेतावनी देता है, वरना वो और गहराई में खुदाई करने को तैयार है। दोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे धमकी देता है। उसे उसकी मौजूदा हालत याद दिलाता है। उसे समझ नहीं आता कि मिन अभी भी शांत क्यों बैठा है। चश्मे वाला उसे बताता है कि चीजें उसकी मौत के साथ खत्म नहीं होंगी, और अगर केआर और डीवाई आपस में लड़े तो उसे नहीं लगता कि दोंग जीत पाएगा। जान से मारने की धमकी देना ही उसके साथ डेथ मैच शुरू करने के लिए काफी है। दोंग खुद को कंट्रोल करता है और अपने आदमियों को हथियार पीछे हटाने का ऑर्डर देता है। वो सीधे मुद्दे पर आता है और पूछता है कि मिन को क्या चाहिए। चश्मे वाला पूरा स्कूल मांग लेता है, जिसे सुनकर दोंग हैरान रह जाता है। अस्पताल में चोय को यकीन नहीं हो रहा कि हीरो ने पूरे स्कूल का सामना किया और फिर भी बिना किसी बड़ी चोट के बाहर निकल आया। पार कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी डॉक्टर आ जाता है। वो बताता है कि उसे खुद यकीन नहीं हो रहा कि वो लड़का अब तक कैसे टिका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर राहत है क्योंकि ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। डॉक्टर को पक्का यकीन है कि दोंग यान पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ये सुनकर पार्क के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। किसी शानदार रेस्टोरेंट में जुनू एक महिला के पास इत्मीनान से बैठा है और अपना समय देने के लिए चाइनो किम का शुक्रिया अदा करता है। वो उसका इंटरव्यू लेना शुरू करती है। जुनू स्कूल वाली न्यूज पढ़ता है और तसल्ली से मुस्कुराता है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद वो महिला वहां से निकल जाती है। तभी चांसू वहां पहुंचता है और उसे पहचान लेता है। वो समझ जाता है कि उसकी टीम का शेड्यूल क्यों रद्द हुआ। उसे लगता है कि इस मैगजीन इंटरव्यू के पीछे जुनू का ही हाथ है। चांसू को हैरानी होती है कि जुनू जैसा बड़ा आदमी उसे ढूंढ रहा है। उसे ये अच्छा लगता है, लेकिन जुनू उसे अपनी बकवास बंद करने का इशारा करता है। जुनू बैठ जाता है और चांसू को पुराने दिन याद दिलाता है। गैंग लीडर मुस्कुराता है और कहता है कि उसे सब याद है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। वो जुनू की कामयाबी की तारीफ करता है और उसे एक मामूली गेमर से ज्यादा कुछ नहीं समझता। चांसू उसके लिए अपनी नजरों में दिखावटी सम्मान दिखाता है, लेकिन जुनू उसकी चालाकी समझ जाता है और साफ कर देता है कि वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला। जुनू शैतानी मुस्कान के साथ बताता है कि उसने दोंग यान हाई को बर्बाद कर दिया है। चांसू शांत रहता है और वहां से निकलने लगता है क्योंकि उसके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। वो हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जुनू उसे अनदेखा कर देता है और कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। जुनू उम्मीद करता है कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो चांसू की ये घटिया मुस्कान बरकरार रहे। चांसू फिर से उसे एक मुस्कान देता है, लेकिन रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलकता है। जुनू को थोड़ी राहत महसूस होती है। उसे पक्का नहीं पता था कि उसे अभी भी पुरानी रंजिश की परवाह है या नहीं। उसे लगा था कि शायद वो दब जाए, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि उसे डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि चांसू का चेहरा देखकर उसे आज भी बहुत गुस्सा आता है। कार के अंदर चांसू का ड्राइवर पूछता है कि क्या वो कोई कदम उठाने वाला है। वो स्कूल वाली लड़ाई को एक न्योता मानता है और कहता है कि वो पक्का बदला लेगा। चांसू को लगता है कि ये लड़ाई कोरियन इतिहास की सबसे बड़ी टक्कर होगी। एक आलीशान बिल्डिंग में ताइसू चोए आदमियों से भरे एक कमरे में घुसता है। वो पूछता है कि इतनी जरूरी मीटिंग के लिए उसे क्यों बुलाया गया है, जबकि बाकी लोग भी इसे लेकर परेशान हैं। चयांग यू को लगता है कि उन्हें इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे ही सारे लीडर्स इस जरूरी मीटिंग के लिए इकट्ठा होते हैं, ताइसू को पता चलता है कि वे हानजुन पार्क के बारे में बात करने वाले हैं। उसे लगा था कि गैंग द्वारा अपनी जिंदगी बर्बाद करवाने के बाद वो बंदा शांत बैठा होगा, और बाकी लोग भी यही मानते हैं। दोंगचियान पूछता है कि वो कौन है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वे लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। मोंगिल उसकी नादानी पर हंसता है, लेकिन अंदाजा लगाता है कि उसके जैसे नौसिखिए के लिए ये आम बात है। वो बंदा दोंगचियान का मजाक उड़ाता है, लेकिन समझाना शुरू करता है कि पार्क पूरी गैंग के लिए एक बड़ी मुसीबत है। वो एक छोटे से इलाके का लीडर हुआ करता था। नेक्सस का आसपास के इलाकों और कुछ राज्यों पर कब्जा था, लेकिन पार्क ने अपना इलाका नहीं छोड़ा, जो गैंग के लिए काफी शर्मिंदगी की बात थी। बड़ी समस्या यह थी कि पार्क के बारे में जानकर और लोग भी प्रेरित होने लगे थे, इसलिए नेक्सस को और भी दुश्मनों से जूझना पड़ा। गैंग ने अपने रास्ते में आने वाले हर बंदे को खत्म करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन सब कुछ एकदम परफेक्ट नहीं रहा और इसीलिए वे यहां इकट्ठा हुए हैं। वो बताता है कि जो किसी ने नहीं सोचा था वो हो गया,
उन्होंने पूरी ताकत से पार्क के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन हर बार हार गए। जल्द ही नेक्सस एक अकेले लड़के की वजह से टूटने की कगार पर आ गया। दोंगचियान को यकीन नहीं हो रहा था। मोंगिल को लगता है कि जब वो उसे अपनी आंखों से देखेगा तो समझ जाएगा। वो पार्क को एक असली जानवर बुलाता है। दोंगचियान हंसने लगता है और सबको कमजोर कहता है क्योंकि वे एक अकेले लड़के से हार गए। लीडर्स को गुस्सा आ जाता है और मोंगिल उसे चुप रहने की चेतावनी देता है, वरना उसे उसकी औकात याद दिला देगा। जिहाक उसे रोकता है और दोंगचियान की बात को सही मानता है। ट्यू भी सहमत है, लेकिन उसे लगता है कि ये पुरानी बात हो गई है। उसे लगता है कि वे लोग हद से ज्यादा रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन चयांग यू उन्हें संभल कर रहने का हुक्म देता है। वो जानता है कि उनके लिए इसका कोई मतलब न हो, लेकिन पार्क जैसे बंदे के लिए उनकी ये लापरवाही एक बहुत बड़ा मौका बन सकती है। चाइनो आखिरकार पहुंचता है और सबका अभिवादन करता है। वो अचानक बुलाई गई मीटिंग के लिए माफी मांगता है और बाद में उन्हें डिनर पर ले जाने का फैसला करता है। शिव बताता है कि हीरो ने अपना कदम उठा लिया है, इसलिए अब आमना सामना होना तय है। उसने पहले ही फैसला कर लिया है, लेकिन इस मामले के लिए वो आमने सामने की मीटिंग चाहता था। ट्यू को उसके फैसले से दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि जंग की कोई वजह नहीं है। उसे लगता है कि वे एक मामूली स्कूल की बात को लेकर जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। चाइनो के चेहरे के हाव भाव देखकर वो बंदा डर जाता है और तुरंत चुप हो जाता है। वो पूछता है कि क्या वह सच में इसे इतनी बड़ी बात बना रहा है, लेकिन इनसम बोल पड़ता है और उसके फैसले को सही बताता है। वो खुद इस मामले को संभालने को तैयार है। चांगू मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या वह इसे लेकर पक्का है। वो बताता है कि अब पैसे काम नहीं आएंगे, क्योंकि इस बार उनके दुश्मन की बैकअप सपोर्ट बहुत मजबूत है, इसलिए उसे बहुत तैयारी की जरूरत होगी। इंसु अपने चेहरे के निशान को छूता है और ठंडे लहजे में बताता है कि जब से उसे ये निशान मिला है वो तभी से तैयार है। चांसू मुस्कुराना शुरू करता है और उसे ये काम संभालने के लिए कह देता है। वो पूछता है कि क्या किसी और को कोई आपत्ति है। सब लीडर्स उसकी बात मान जाते हैं। दोंगचियान एक्साइटेड है क्योंकि पार्क ने पिछली बार उन्हें बुरी तरह धोया था। चांसू आधिकारिक तौर पर इंसन चैप्टर के लीडर्स को इसे संभालने का ऑर्डर देता है और मीटिंग खत्म करता है। इंसु शैतानी हंसी हंसता है क्योंकि आखिरकार उसे बदला लेने का मौका मिल गया है। रात के अंधेरे में बाइकर्स की एक गैंग किसी अनजान जगह पर जुटती है। इंसु बताता है कि हानजुन पार्क को मिटाने का उनका मौका आखिरकार आ गया है। एक मोटा और बदसूरत बाइकर आगे आता है और अपने बॉस से पूछता है कि क्या उसे अब उस बदमाश को मारने की इजाजत मिल गई है। जुनू पार्क को उसी जली हुई घर वाली जगह पर ले जाता है। उसे लगता है कि यह गलत है कि हमारे हीरो को उसके अतीत के बारे में, उसकी दौलत के बारे में या वो चांसू से इतनी नफरत क्यों करता है, इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो पार्क को अंदर बुलाता है और कहता है कि वो सब कुछ बताने को तैयार है। जैसे ही वे बैठते हैं, जुनू बताता है कि उसके पास जो पैसे हैं वो असल में इस घर के मालिक के थे। वो 2 साल पहले की घटना बताता है और शुरुआत अपने बचपन के दोस्त हायाक से करता है, जो जुनू के बहुत करीब था, जिसे वो परिवार मानता था। जब वे दोनों उसके दोस्त के घर पर बैठे थे तो उसने जुनू को दिखाया कि उसने स्टॉक ट्रेडिंग का एक एआई बनाया है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो जरूरी जानकारी को एनालाइज करके रिकवरी प्लान बना सकता था। जुनू ने सीखा कि ये सिर्फ मार्केट के नतीजों को पढ़कर भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता था। उसे हाया के आइडिया में दिलचस्पी थी, लेकिन तभी पार्क नेक्सस से हार गया, जिसने सब कुछ बदल दिया। गैंग ने उसके इलाके पर कब्जा करना शुरू कर दिया और चांसू के गुंडे जुनू को तंग करने लगे, लेकिन वो ऐसे लड़कों के सामने आसानी से झुकने वालों में से नहीं था, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया। हायाक भी ऐसा ही था, तो वे दोनों ही लड़ने के लिए बहुत बेकार होने के बावजूद गैंग के सामने डटे रहे। जुनू को लगा था कि शायद गैंग थक हार कर उन्हें छोड़ देगी, लेकिन वो पूरी तरह गलत था, क्योंकि गैंग ने बदला लेने के लिए उसके दोस्त का घर जला दिया। उसने इसके लिए गुंडों का सामना किया, लेकिन उन्होंने उसके दोस्त को बदनसीब कहकर हिंसा के जरिए हमेशा के लिए चुप करा दिया। वो पूरी तरह लाचार हो गया और उसके अंदर की आग धीरे धीरे बुझने लगी। उसे जिंदगी में कोई उम्मीद नजर नहीं आई और उसने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया। उसने सोचा कि वह दुनिया से अपना वजूद मिटा देगा, इसलिए उसने अपने दोस्त के लैपटॉप से शुरुआत की। उसने बस अकाउंट खाली करने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अकाउंट की प्रोग्रेस पर पड़ी, उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसे पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन उस पैसे से उसे कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे अब परवाह नहीं थी। वो चाहता था कि उसका दोस्त खुद अपनी ईजाद की कामयाबी देख पाता। जुनू को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसी ने उसे अपनी जान न लेने की एक वजह दे दी। ये उसके दोस्त के पैसे हैं, इसलिए वो इसे चांसू और उसकी गैंग को बर्बाद करने में खर्च करना चाहता है। पार्क पूछता है कि वो इतना सब क्यों बता रहा है, तो जुनू सीधा जवाब देता है कि ये सिर्फ पार्क के दिमाग के साथ खेलने के लिए है, ताकि वह नेक्सस का पीछा करना कभी न छोड़े। उसी रात जुनू चोय को कॉल करता है और बताता है कि उसने अपनी दुख भरी कहानी पार्क को सुना दी है। उसे ये मजेदार लगता है और वो पूछती है कि क्या वह दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा है। जुनू को शर्मिंदगी महसूस होती है और वह उसे चुप रहने का ऑर्डर देता है। चोय गंभीर हो जाती है और उसे याद दिलाती है कि इस बार इंसन चैप्टर के गुंडे उसके पीछे पड़े हैं। वो उम्मीद करती है कि वो सावधानी बरतेगा, क्योंकि उसके दुश्मन सिर्फ ताकतवर लोग हैं जिनके पास दिमाग नहीं है। जुनू को उसकी बात सही लगती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसकी कार चारों तरफ से घिर गई है। वो जानता है कि वे वही है, क्योंकि जिसके पास थोड़ा भी दिमाग होगा वो सड़क के बीच में ऐसी हरकत नहीं करेगा। बाइकर्स कार को भागने से रोकने के लिए पेंट की बाल्टियां फेंकते हैं। ड्राइवर परेशान हो जाता है, इसलिए वो जुनू को कसकर पकड़ने के लिए कहता है, क्योंकि वह किसी तरह भागने की कोशिश करता है। हमले के दौरान सिर पर चोट लगने की वजह से जुनू बेहोश हो जाता है। इंसू को चोय का कॉल आता है और वो उसे उसकी गर्लफ्रेंड समझ लेता है, इसलिए वो उसे ऑर्डर देता है कि पार्क को बता दे कि वो जेक्यू डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में अकड़ के साथ उसका इंतजार कर रहा है। वो उसे चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन वो बदतमीज आदमी कॉल काट देता है और मजाक उड़ाए जाने की वजह से वो चिढ़ जाती है।
कही और पार्क घर लौट रहा होता है और जुनू के साथ हुई बातचीत याद करता है। वो इसे बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात मानता है क्योंकि उसका कभी हार मानने का इरादा था ही नहीं। चोय अपनी बाइक पर आती है और उसे जल्दी बैठने को कहती है। वो उसे सारी स्थिति के बारे में बताती है। जुनू आखिरकार डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर जाता है और देखता है कि वो इंचियोन के गुंडों से घिरा हुआ है। मोटा गोरिल्ला, जो इंचियोन का नंबर 2 है, देखता है कि जुनू जाग गया है। वो उसे फिर से बेहोश करने का सोचता है, लेकिन इंसू उसे रोक देता है क्योंकि वे तो पार्क के लिए उसे चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जुनू उन्हें पहचान लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। वो उन्हें बेवकूफ बुलाता है क्योंकि उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के एक बड़ी कंपनी के चेयरमैन का अपहरण कर लिया। वो उनकी घटिया प्लानिंग की तारीफ करता है और उन्हें इसके लिए नौकरी पर रखने का सोचता है, लेकिन जुनू इंसू को सलाह देता है कि थोड़ी तो समझदारी रखे। वो उस बदमाश को याद दिलाता है कि वे सबसे कमजोर गुंडे हैं और उसे अच्छे से याद है कि कैसे इंसू सिर्फ 2 साल पहले पार्क के सामने रहम की भीख मांग रहा था। जुनू को शक है कि वे पार्क के सामने टिक पाएंगे। गोरिल्ला गुंडा गुस्से में आ जाता है, लेकिन इंसू उसे रोकता है और खुद इसे संभालने के लिए आगे आता है। इंसू को लगता है कि जुनू को उसके चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत पता है, लेकिन उसे लगता है कि उसे नहीं पता कि घुटनों पर सिर्फ एक डरपोक इंसान आया था, पूरी गैंग नहीं। जुनू मुस्कुराता है और उससे कहता है कि उसके भाई पर रहम करे क्योंकि वो इंसू की जान बचाने के लिए ही घुटनों पर आया था। गोरिल्ला गुंडा गुस्सा हो जाता है और उसे अपनी बकवास बंद करने की चेतावनी देता है, लेकिन जुनू अपनी अकड़ के साथ बोलता रहता है। वो अपना आपा खो देता है और जुनू को घूंसा मारने की कोशिश करता है। तभी एक गुंडा अंदर आता है और इंसू को बताता है कि पार्क पास आ रहा है। इंसू दुष्टता से मुस्कुराता है और बांजंग को ऑर्डर देता है कि वो अपना गुस्सा असली खतरे के लिए बचाकर रखे। जुनू पार्क की टाइमिंग की तारीफ करता है। बांजंग जुनू को दीवार पर दे मारता है और गुस्से में दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। जुनू को पता चल जाता है कि इस लूजर को बिल्कुल सब्र नहीं है। इंसू को पार्क की कोई परवाह नहीं है और उसे अपनी जीत का यकीन है क्योंकि पिछली बार पुराना लीडर घुटनों पर आया था। वो नहीं, वो जुनू को बस देखते रहने की चुनौती देता है। चोय और पार्क का पीछा ढेर सारे बाइकर्स कर रहे हैं। वो उन्हें पीछे छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वे लगातार पीछा कर रहे हैं, जिससे वो परेशान हो जाती है। पार्क उसे बताता है कि उन्होंने पीछा करना छोड़ दिया है। वो लड़की कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन पार्क उसे सामने देखने के लिए कहता है। चोय अपनी बाइक जल्दी से रोक लेती है क्योंकि वे दोनों देखते हैं कि बांजंग और उसके गुंडे रास्ता रोके खड़े हैं। गोरिल्ला हीरो के सामने आता है, लेकिन खुद को रोक लेता है और उन्हें उसके पीछे आने का ऑर्डर देता है। वो उसे तुरंत मार डालना चाहता है, लेकिन उसकी गैंग के कुछ कायदे कानून हैं। पार्क गोरिल्ला के पीछे चलता है और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की तरफ बढ़ने लगता है। चोय सोचती है कि बांजंग इतना बड़ा क्यों दिख रहा है। वो उसे चिढ़ाना शुरू करती है, लेकिन वो उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। वो लगातार उसके विशाल आकार का मजाक उड़ाती है। आखिरकार उसका सब्र टूट जाता है और वो उसे चुप रहने का ऑर्डर देता है। वो अपनी उत्सुकता को काबू नहीं कर पाती और उम्मीद करती है कि वो उसके सवाल का जवाब दे। वो उसे उसके उस डरपोक लीडर की याद दिलाती है जो घुटनों पर आ गया था और वादा किया था कि वो फिर कभी नहीं लड़ेगा। वो मजाक में पूछती है कि वे अब भी पार्क का शिकार क्यों कर रहे हैं। वो आपा खो देता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क आगे आता है और लड़की की बात को सही कहता है। बांजंग अब और नहीं रुकता और ऑर्डर को नजरअंदाज करने का फैसला करता है। वो पार्क को पीटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हीरो बिना डरे खड़ा रहता है। बांजंग एक बहुत तगड़ा बच्चा था जो प्यूबर्टी के बाद और भी विशाल हो गया। लोग उसे मैन रेकर बुलाते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में पहली बार उसे हवा में उड़ना पड़ता है क्योंकि पार्क उसे एक ही लात में दूर फेंक देता है। वो मोटा गुंडा सिर के बल जमीन पर गिरता है और उसके गुंडे हैरान होकर सतर्क हो जाते हैं। हीरो चोय के साथ आत्मविश्वास के साथ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में घुसता है। गुंडों को एहसास होता है कि वे बड़ी मुसीबत में हैं, इसलिए वे एक साथ हमला करने के लिए फॉर्मेशन ले लेते हैं। चोय उनका मजाक उड़ाती है कि वे सब मिलकर हमला कर रहे हैं। जुनू हीरो को ऑर्डर देता है कि वो उसे जल्दी आजाद करे क्योंकि उसके पैर सुन्न हो गए हैं। इंसू अपनी जैकेट उतारता है और वार्म अप करता है क्योंकि वह पार्क को अकेले ही निपटाना चाहता है। वो अकड़ के साथ उसका स्वागत करता है। पार्क पहचान लेता है कि वो मानसू का भाई है। इंसू गंभीर हो जाता है और घूंसा मारता है। बिना किसी चोट के पार्क के गाल से खून बहने लगता है। इंसू बताता है कि उसे इस लड़ाई का कितना इंतजार था। वो एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता और घूंसा मारता है। पार्क बचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हिट हो जाता है, जो उसे हैरान कर देता है। इंसू ऐलान करता है कि आज वो उस बेइज्जती का बदला लेगा जो उसकी गैंग ने 2 साल पहले सही थी। पार्क उसकी बातों को अनदेखा करता है और हमला करना शुरू करता है, लेकिन उसकी लात और घूंसे उसे नहीं लग रहे। इंसू आसानी से सारे हमलों से बच जाता है। पार्क टिके रहने की कोशिश करता है, लेकिन इंसू उसके चेहरे पर सीधा घूंसा मारता है और धीमे होने का मजाक उड़ाता है। हीरो पीछे हटता है और चिढ़ महसूस करता है, लेकिन इंसू उसे और लड़ने के लिए मोटिवेट करता है क्योंकि वो अपना बहुत सारा गुस्सा बाहर निकालना चाहता है। इंसू उसे ठंडे लहजे में उठने का ऑर्डर देता है। जब पुराने लीडर की धुलाई हुई थी, तब इंसू ने एक पल का भी ब्रेक नहीं लिया और उस बेइज्जती की वजह से दिन रात कड़ी मेहनत की। उसे बहुत बुरा लगा था जब उसने जाना कि उसका भाई, जो इंचियोन में सबसे ताकतवर था, बिना लड़े ही पार्क के सामने घुटनों पर आ गया था। इंसू ने बॉक्सिंग छोड़ दी क्योंकि वो एक असली फाइटर बनना चाहता था। उसके बाद इंसू ने खुद को नर्क में झोंका और सिर्फ पार्क से लड़ने के लिए और ताकतवर बनने के वास्ते 27 स्कूल और कई गैंग्स को तबाह कर दिया। वो निराश है और पूछता है कि पार्क अब टिक भी क्यों नहीं पा रहा। वो 2 साल पहले हुई बेइज्जती को लेकर अब भी गुस्से में है। वो लड़का पार्क को तबाह करना जारी रखता है और उसे कोने में ले आता है, जिससे चोय हैरान हो जाती है। उसे शक है कि क्या वह ये लड़ाई जीत पाएगा। जुनू उसे सब्र रखने के लिए कहता है। उसने पार्क को हायर करने से पहले अच्छी खासी रिसर्च की थी और ये जानकर हैरान रह गया था कि फिटनेस ट्रेनिंग के अलावा पार्क को
मार्शल आर्ट्स का कोई खास तजुर्बा नहीं है। हमारे हीरो ने नेक्सस का सामना अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ और हालातों के हिसाब से ढल जाने वाली काबिलियत से किया था। जुनू को यकीन है कि एक बार पार्क को इंसू का फाइटिंग स्टाइल समझ आ जाए तो वो जीत जाएगा। लेकिन असली पंगा यह है कि इंसू को यह बात पहले से पता है। जैसे जैसे इंसू पार्क को तबाह करता रहता है, जुनू जानता है कि नंगे हाथों से मारा गया घूंसा कितना खतरनाक हो सकता है। एक प्रोफेशनल बॉक्सर तो इंसान की स्किन तक फाड़ सकता है। जुनू अंदाजा लगाता है कि इंसू अपनी ताकत का इस्तेमाल करके धीरे धीरे पार्क को खत्म करने और आखिर में एक जबरदस्त हिट से उसे निपटाने की प्लानिंग कर रहा है। हीरो अपनी हिम्मत जुटाकर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इंसू उसे रोक देता है और मर्द की तरह लड़ने को कहता है। इंसू हमला करता है, लेकिन पार्क आखिरकार उससे बच जाता है और उसके पैर पकड़ लेता है। इंसू उसे बेवकूफ कहता है। पार्क उसके शरीर का वजन इंसू पर डालने की कोशिश करता है ताकि वो पीछे गिरे, लेकिन वो गुंडा ये भांप लेता है और मुस्कुराता है क्योंकि वह कोई आम बॉक्सर नहीं है। वो घुटने से पार्क पर वार करता है और सबको बताता है कि वो एक स्ट्रीट फाइटर है। वो पार्क को पकड़कर कुछ बक्सों की तरफ उछाल देता है। गुंडे खुश हो जाते हैं और उन्हें अपनी जीत पक्की लगने लगती है, लेकिन इंसू उठकर अपनी पोजीशन लेता है। वो इसे राउंड 1 बुलाता है और उसे नहीं लगता कि पार्क इतनी आसानी से गिरेगा। उसे यकीन है कि उसने जो डैमेज किया है उससे पार्क के लिए देख पाना और अपना बैलेंस बना पाना मुश्किल होगा। इंसू इसे अपनी जीत मानता है और एक क्रिटिकल ब्लो के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पार्क बच जाता है, जिसे देखकर जुनू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो आखिरकार एडजस्ट कर लेता है और इंसू पर एक पावरफुल घूंसा मारता है। इंसू को यकीन नहीं हो रहा कि पार्क उसे भांप गया। वो वापस लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क दूसरे घूंसे से उसका चेहरा बिगाड़ देता है और लगातार उसे मारता रहता है। जुनू इंसू की खतरनाक स्पीड से वाकिफ है, लेकिन वो पार्क को एक असली बीस्ट मानता है और उसे नहीं लगता कि कोई भी सिर्फ स्पीड के दम पर उस पर भारी पड़ सकता है। चोई को अब भी समझ नहीं आ रहा कि पार्क बिना बचाव किए घूंसे क्यों खा रहा था। जुनू समझाता है कि पार्क अपने शरीर से अपने प्रतिद्वंद्वी को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। हीरो इंसू के फाइटिंग स्टाइल के बारे में सब कुछ सीख चुका था। इंसू मुश्किल से पार्क की लात से बचता है और चिढ़ जाता है क्योंकि पार्क उसकी हर चाल समझ रहा है। इंसू का चेहरा पार्क की मार से सूज चुका है और वो सोचता है कि उसने इतनी मेहनत क्यों की अगर पार्क उसे खुली किताब की तरह पढ़ पा रहा है। उसे एहसास होता है कि हीरो एक असली जीनियस है। वो फिर भी हार नहीं मानता और पार्क के हमले से बचकर उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। इंसू और डैमेज देने के लिए तेजी से घूंसे बरसाता रहता है। वो और तेजी से हिलने लगता है और पार्क को अपने साथ मैच करने की चुनौती देता है। जुनू मुस्कुराने लगता है और इसे चेकमेट बुलाता है क्योंकि वह पार्क को इंसू को तबाह करते हुए देख रहा है। हीरो उसे स्लो बुलाता है और एक अपरकट से उसे खत्म कर देता है। विलेन को अचानक याद आता है कि उसका भाई उन लोगों को बचाना चाहता था जिनसे वो प्यार करता था, भले ही उसके लिए उसे अपना अहंकार क्यों न त्यागना पड़े। वो मानता था कि सबसे बदकिस्मत इंसान वही है जो अपने चाहने वालों को नहीं बचा पाता। पार्क लगातार इंसू को धोता रहता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता और अचानक उसे याद आता है कि कैसे उसका भाई पार्क के सामने घुटनों पर आया था। वो इसे बकवास कहता है और अपने डरपोक भाई का मजाक उड़ाता है जिसने घुटने टेके थे। इंसू इंचियोन का नाम बचाने के लिए अकेले ही आगे आया था, लेकिन बुरी तरह पिट गया। आज के समय में इंसू अभी भी डटकर खड़ा है। उसके आदमी परेशान हो जाते हैं और उनमें से एक पूछता है कि बांजंग कुछ क्यों नहीं कर रहा। इंसू को होश खोने जैसा महसूस होने लगता है। वो आखिरकार समझ जाता है कि उसका भाई क्यों घुटनों पर आया था। वो लड़का मान लेता है कि कोई भी इंसान पार्क जैसे बीस्ट से नहीं लड़ सकता। वो डर जाता है और काश कि वो भाग पाता, लेकिन उसे पता है कि पूरी गैंग की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। बांजंग और बाकी गुंडे पार्क को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। गोरिल्ला सबको पार्क को खत्म करने का ऑर्डर देता है और यकीन दिलाता है कि वो सारी जिम्मेदारी लेगा, लेकिन इंसू उन्हें चिल्लाकर रुकने को कहता है। वो घुटनों के बल गिर जाता है और ऐलान करता है कि पार्क जीत चुका है। इंसू को बहुत बेइज्जती महसूस हुई थी जब उसका बॉस बना लीडर घुटनों पर आया था, लेकिन अब वो समझ गया है कि अपने भाई के लिए घुटने टेकना कितना भारी था, जबकि उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। उसे पता चलता है कि उसके भाई को पार्क ने नहीं बल्कि उसके खुद के आदमियों ने बोझ बनाकर रखा था। बांजंग परेशान हो जाता है और अपने लीडर को उठने का ऑर्डर देता है। वे सब घुटने टेकने के लिए उसे शर्मिंदा करते हैं और उठने को कहते हैं, लेकिन इंसू अपनी हार मान लेता है। जुनू आगे आता है और गुंडों को अपने थोड़े दिमाग का इस्तेमाल करने को कहता है। वो उन्हें बताता है कि इंसू उन्हें बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। वो सोचता है कि क्या वे इतने गिरे हुए हैं कि पार्क पर एक साथ हमला करके इसे जीत बुला रहे हैं। वो उन्हें बेवकूफ बुलाता है और बताता है कि असली मर्द वही है जो उन चीजों को बचा सके जिनसे वे प्यार करते हैं। गुंडे खुद पर शर्मिंदा महसूस करते हैं। जुनू इंसू को ऊपर देखने के लिए कहता है। वो अपनी मुट्ठी पर थूकता है और उसे किडनैप करने की सजा के तौर पर इंसू को एक जोरदार घूंसा मारता है। जुनू को अच्छा लगता है और उसे लगता है कि अगर उसने उन्हें सीधा जेल नहीं भेजा तो वे उसके शुक्रगुजार तो होंगे ही। वो हिसाब बराबर करता है और उस कर्ज का जिक्र करता है जो उनकी गैंग को नेक्सस को चुकाना था। उसे पता है कि गुंडों को वो भारी रकम भी चुकानी थी जो उनके पुराने लीडर ने गुंडों के परिवारों के लिए उस घटिया गैंग से ली थी। जुनू उन्हें यह बताकर चौंका देता है कि उसने सारा कर्ज चुका दिया है। वे समझ नहीं पाते कि उसका क्या मतलब है। जैसे ही वो वहां से जाने लगता है, इंसू पूछता है कि वो इतनी दयालुता क्यों दिखा रहा है। जुनू कोई स्वार्थी वजह बताता है पर याद दिलाता है कि ये सब फ्री में नहीं है। वो उन्हें फोन पर मैसेज चेक करने को कहता है और बताता है कि उसने उनकी पूरी ट्यूशन फीस भर दी है, इसलिए उसे उम्मीद है कि वे जीतोड़ मेहनत करेंगे और कभी न कभी कड़ी मेहनत करके उसे पैसे लौटाएंगे। उसे पता है कि वे ईमानदार काम करके कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहे थे। जुनू जानता है कि वे अपनी तरफ से सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बताता है कि वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि इतनी मुश्किलों के बावजूद इंसू के अंदर ग्रिट है।
चोय उसके इतने अच्छे होने पर उसका मजाक उड़ाती है। वो शर्मिंदा हो जाता है और उसे चुप रहने का ऑर्डर देता है। इंसू झुककर अपना आभार जताता है। वो वादा करता है कि वो एक दिन एक एक पैसा वापस कर देगा। जुनू उसे अपनी बकवास बंद करने को कहता है और वहां से निकलने लगता है। इंसू अपने आदमियों से माफी मांगता है और पीछे मुड़कर झुकता है क्योंकि उसने फिर से उनकी इज्जत खराब कर दी थी। वो पक्के इरादे के साथ ऐलान करता है कि ऐसी जिल्लत दोबारा नहीं होगी और आज के बाद से उनका नेक्सस से कोई लेना देना नहीं है। वो पूछता है कि क्या वे बेहतर भविष्य के लिए उसका साथ देने को तैयार है। पूरी गैंग चिल्लाकर कहती है कि वे तैयार है। अगले दिन जुनू अपनी टीम की तारीफ करता है क्योंकि वे इंचियोन को संभालने में कामयाब रहे। पार्क सोचता है कि चोय को क्या हुआ है। उसे जुनू से 40 मिलियन मिलते हैं और वो हंसने लगती है क्योंकि उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वो उम्मीद करती है कि जुनू हर दिन ऐसे ही किडनैप होता रहे। जुनू को अपनी बेइज्जती महसूस होती है पर वो माफी मांगती है और बताती है कि वो अब अपनी खुशी छुपा नहीं सकती। चोय देखती है कि हीरो के कंधे बहुत चौड़े हैं। उसे लगता है कि वो अच्छे कपड़ों में बहुत शानदार दिखेगा और पूछती है कि क्या वह इस वीकेंड फ्री है। एक शरारती मुस्कान के साथ चोय पार्क को अपने साथ शॉपिंग पर चलने की रिक्वेस्ट करती है। मॉल में चोय हंसने लगती है क्योंकि वो पार्क को एक बेतुके कपड़े पहनने पर मजबूर करती है। उसके गुस्से वाले चेहरे को देखकर वो उसे कुछ और ट्राई करने का फैसला करती है। चोय उसे एक बीट अप रॉकस्टार की तरह कपड़े पहनने के लिए कहती है। वो एक फोटो लेती है लेकिन उसके खौफनाक चेहरे को देखकर पीछे हट जाती है। जुनू उसे ढंग से काम करने की सलाह देता है। चोय मजाक बंद करने का फैसला करती है इसलिए वो पार्क को कुछ कैजुअल पहनने को कहती है। वो बदलने के बाद बाहर आता है और बहुत अमेजिंग दिखता है। चोय को शर्म आने लगती है पर वो इसे छुपाती है और कुछ और चुनने लगती है। कुछ लड़के चोय को नोटिस करते हैं और याद करते हैं कि वे पहले भी उसे इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। एक गोरा लड़का उसके पास जाने का फैसला करता है और उसके दोस्त सोचते हैं कि उसका कोई चांस नहीं है पर वो लड़का कहता है कि वो इतने गुंडों के साथ घूम रही है तो शायद उसके स्टैंडर्ड्स बहुत कम है। वो उसे एक असली मर्द का स्वाद चखाना चाहता है। वो इन्फ्लुएंसर्स को एक ओवररेटेड फंतासी खिलौना कहता है। उसका दोस्त उसकी तारीफों के पुल बांधता है तो वो लड़का आत्मविश्वास के साथ चोय के पास जाता है और उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वो उसे डेट पर बुलाता है पर वो पूछती है कि वो है कौन। वो बेवकूफ लड़का हिंट नहीं समझता इसलिए वो चोय को मनाने की कोशिश करता है और अपना हाथ उसके कंधे पर रख देता है। चोय अपना आपा खो देती है, उसे थप्पड़ मारती है और पीछे रहने का ऑर्डर देती है। वो उसे बताती है कि उसने उसकी बकवास पहले ही सुन ली थी। वो सबके सामने उस लड़के को जलील कर देती है लेकिन वो रिजेक्शन पचा नहीं पाता और चोय को सबक सिखाने के लिए घूंसा मारने की कोशिश करता है। हीरो बीच में आता है और उसे बुरी तरह धो देता है। उस लड़के का दोस्त आता है पर पार्क उसे भी कोई रहम नहीं दिखाता और खत्म कर देता है। वो लड़का रोते हुए रहम की भीख मांगने लगता है और पार्क को छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है। चोय उसे और उकसाती है और इस शो का मजा लेती है। एक वर्कर आता है और पुलिस बुलाने की धमकी देता है अगर उन्होंने मारपीट बंद नहीं की। चोय मान जाती है कि वे बंद कर देंगे पर वो लेडी कहती है कि उन्हें नुकसान की भरपाई भी करनी होगी। पार्क और चोय दोनों पैसों के लिए जुनू को घूरने लगते हैं। वो चीज जाता है पर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एक कसिनो में क्यू को पता चलता है कि इंचियोन वालों की जमकर धुलाई हुई है। वो कहता है कि उसे उन बेवकूफों से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उसे जुनू की अकड़ की तारीफ करता है क्योंकि उसे पता चलता है कि जुनू ने इंचियोन का कर्ज चुका दिया है। क्यू एक महिला के खिलाफ जुआ खेलता है जो काफी परेशान लग रही है। वो अपने लीडर को यकीन दिलाता है कि पार्क की चिंता न करे। जैसे ही वे लड़ने के लिए तैयार होते हैं क्यू कॉल काट देता है और गेम पर फोकस करता है। वो दुष्टता से मुस्कुराता है और महिला को अपना कार्ड चेक करने का ऑर्डर देता है। वो घबराहट में उसे पलटती है और उसे एहसास होता है कि वो फिर से हार गई है। क्यू उसे बताता है कि यह राउंड हारने के बाद वो अपने 120 मिलियन की कर्ज सीमा तक पहुंच गई है। वो इसे एक अच्छा गेम कहता है और अपने स्टाफ को उसे उसकी नई जिंदगी के लिए ले जाने का ऑर्डर देता है। वो उन्हें रुकने की भीख मांगती है और थोड़ी रोने धोने के बाद वो महिला कुछ करने के लिए राजी हो जाती है। जुनू जाने से रुकता है और उसे ये कन्फर्म करते हुए सुनता है कि वो उसके ऑर्डर मानने के लिए तैयार है। वो दुष्टता से दांत दिखाता है और पूछता है कि क्या वो सच में अपने एक करीबी दोस्त के साथ ऐसा करने के लिए तैयार है। उस महिला के पास कोई चारा नहीं है इसलिए वो मान जाती है। वो उसे चॉइस वाली तस्वीरें थमा देता है और उम्मीद करता है कि वो अपनी बात से पलटेगी नहीं। अस्पताल में नर्स देखती है कि दोंग यान लेग प्रेस कर रहा है। वो उसे जल्दी से नीचे उतरने के लिए मजबूर करती है क्योंकि वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। जुनू उस लड़के का हालचाल पूछता है कि क्या उसकी रिकवरी सही से हो रही है। दोंग यान अपना आभार जताता है और वादा करता है कि वो एक एक पैसा लौटा देगा लेकिन जुनू उसे चिंता न करने के लिए कहता है और दोंग यान को खुद फैसला लेने की आजादी देता है। वो लड़का शुक्रगुजार है लेकिन साफ कर देता है कि वो नेक्सस के खिलाफ पक्का जीतेगा। वो ये सिर्फ अपने लिए कर रहा है। जुनू दुष्टता से मुस्कुराता है और उम्मीद करता है कि वो जल्दी ठीक हो जाए। उस बड़ी बिल्डिंग के अंदर जुनू पार्क को अपनी मुलाकात के बारे में बताता है। हीरो को खुशी होती है। जुनू काम की बात पर आता है और कहता है कि चीजें बिल्कुल वैसी ही हो रही है जैसा उन्होंने सोचा था। उसे उम्मीद है कि उनका अगला दुश्मन वो बंदा होगा जिसने इंचियोन को पैसे उधार दिए थे, त्यू और उसकी जांगी चैप्टर। जुनू को लगता है कि पार्क शायद उस बंदे के बारे में नहीं जानता इसलिए वो बताता है कि त्यू गैंग की माली हालत का आधार है, एक लालची कमीना जो लोगों को कर्ज में डुबोकर पैसे कमाता है। जुनू सबसे पहले उसकी गैंग को खत्म करना चाहता है। जुनू चाहता है कि पार्क किसी से मिले इसलिए वे दोनों एक रैंडम वेयरहाउस पहुंचते हैं। जुनू सहयोग के लिए शुक्रिया अदा करता है और एक परेशान से अजीब बंदे से बात करना शुरू करता है। वो उम्मीद करता है कि वे उसके बाद उसकी हिफाजत कर पाएंगे। कुछ समझाने के बाद वो खुलासा करता है कि ताइसू तो असली शैतान है। वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है और बताता है कि उसे रोजाना बहुत तारीफें मिला करती थी। उसके दोस्तों को लगा कि वो एक बड़ा इन्फ्लुएंसर बन सकता है और उसे उनकी बातें अच्छी लगी
क्योंकि वो खुद भी यही बनना चाहता था। लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, हकीकत यह थी कि उसे तब तक शोहरत नहीं मिल सकी जब तक एक दिन उसे हजारों फॉलोअर्स वाले सेलेब्स की पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया। उसे लगा कि यह भगवान का दिया हुआ मौका है, तो वो उनकी पार्टीज में जाना शुरू कर दिया। जिन सेलेब से वो मिला उन्होंने उसे सपोर्ट किया और कुछ ही दिनों में उसके फॉलोअर्स बढ़ गए। उसे बहुत अच्छा महसूस होने लगा। लेकिन यह थोड़े समय के लिए ही था, क्योंकि उसके नए सेलिब्रिटी दोस्तों ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। वे उसे घसीटकर एक कसिनो ले गए और उसकी चेतावनियों के बावजूद वे जुआ खेलते रहे। जल्द ही उसे गैंग से भी बाहर निकाल दिया गया। उसके फॉलोअर्स को वापस गिरने में देर नहीं लगी और उसने चाहे जो भी कोशिश की वो उन्हें वापस नहीं पा सका। वो बेताब हो गया और अपने फॉलोअर्स को वापस पाने के लिए उन सेलिब्रिटी दोस्तों के पास वापस जाने की कोशिश की। उसने भी जुआ खेलना शुरू कर दिया और उसे तुरंत इसकी लत लग गई और उसने अपना सब कुछ खो दिया। उसे पता था कि अगर उसने पैसे वापस नहीं कमाए तो वो खत्म हो जाएगा। तभी वो ताइसू चोय से मिला। उस बंदे ने उसे भारी कर्ज दिया और उसने बिना सोचे समझे उसे ले लिया, क्योंकि वो पूरी तरह से बेवकूफ था। अब वो उसे चुकाने की कोशिश में फंसा हुआ है। जो चीज उसे गुस्सा दिलाती है वो ये है कि त्यू वही इंसान है जिसने उसे इस घटिया लत में धकेला। वो जानता है कि ये उसकी अपनी गलती है और इसी वजह से वो पागल हो रहा है। उसे अपने पिछले कामों पर पछतावा है। जुनू गंभीर चेहरे के साथ खड़ा होता है और उसे यकीन दिलाता है कि ये उसकी गलती नहीं है। उन बदमाशों ने उसके सपनों का इस्तेमाल करके उसे मोहरा बनाया था। जुनू वादा करता है कि वे जल्द ही ताइसू को बर्बाद कर देंगे। अगले दिन वो हरे बालों वाला अजीब बंदा कसिनो में घुसता है और आदमियों को उसे कुछ चिप्स लाकर देने का ऑर्डर देता है। उसे याद आता है कि कैसे जुनू ने उसे पार के साथ नेक्सस के कसिनो में घुसने और थोड़ा खेलने का ऑर्डर दिया था। वो बंदा परेशान हो जाता है, ये सोचकर कि उसे इसमें शामिल नहीं होना पड़ता, लेकिन जुनू को लगा कि उन्हें बिल्कुल यही करना चाहिए। वो पक्के इरादे के साथ ऐलान करता है कि वो नेक्सस के तहत आने वाले सभी गैम्बलिंग पार्लर्स को खत्म करने वाला है, जिसे सुनकर हरा बालों वाला बंदा हैरान रह जाता है। कसिनो वर्कर पूछते हैं कि उसके पास क्या ऑफर है। उसे याद आता है कि जुनू ने उसकी सुरक्षा की गारंटी ली थी, इसलिए वो बंदा आत्मविश्वास के साथ पैसों की गड्डियों से भरा बैग दिखाता है। जुनू ने उसे अपने पैसों से जुआ खेलने की इजाजत दी थी और वो जो भी जीतेगा उसे अपने पास रख सकता है। वो अजीब बंदा कसिनो कर्मचारियों को उसे चिप्स लाने का ऑर्डर देता है। वे उसे बेवकूफ समझते हैं पर उसे टेबल की तरफ ले जाते हैं। दिन में पहले उसे समझ नहीं आया कि ये प्लान कैसे काम करेगा, इसलिए जुनू ने समझाया कि वो सब कुछ जीत लेगा ताकि वे दिवालिया हो जाएं। जुनू को यकीन था, क्योंकि उसे हर बार जीतने का तरीका पता था। आमतौर पर डीलर कुछ बार हारते हैं, लेकिन नेक्सस के तहत कसिनो के बारे में जुनू ने जो सीखा था उसे यकीन था कि उन्हें इस तरह बनाया गया था कि डीलर को हर बार जीत की गारंटी मिले, जिसका मतलब है कि वे किसी तरह चीटिंग कर रहे हैं। हरे बालों वाले अजीब बंदे को यह पहले से पता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ कैसे जीत सकता है। जुनू ने एक ऐसा प्लान बताया जो चीटिंग का फायदा उठा सकता था। कसिनो में वो बंदा ऑल इन कर देता है, जिससे डीलर हैरान रह जाता है। वो साथ खेलने का फैसला करता है और चीटिंग करने की कोशिश करता है। पार्क चिल्लाता है कि वो रंगे हाथों पकड़ा गया है और अंदर आने के लिए खिड़की तोड़ देता है। डीलर उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क उस पर कूद पड़ता है और एक ही घूंसे में उसका चेहरा तोड़ देता है। वो अजीब बंदा सोचता है कि वो जीत गया क्योंकि वे चीटिंग कर रहे हैं, तो उसे लगता है कि पैसे उसके हैं। लेकिन जुनू को पहले से पता था कि कसिनो बिना लड़े पैसे नहीं देगा। कुछ आदमी इस पूरी गड़बड़ी को संभालने के लिए आते हैं। वे हरे बालों वाले बंदे को धमकाते हैं, पर पार्क उन्हें खत्म करने के लिए वहां मौजूद है। वे उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो आसानी से सबको पछाड़ देता है और उनकी अच्छी तरह धुलाई कर देता है। वो अजीब बंदा अपना दूसरा गेम शुरू करता है और पार्क डीलर की चीटिंग पकड़ने के लिए उसे गौर से देखता है। जैसे ही उसे डीलर की चीटिंग का पता चलता है, वो उसे भी पीट देता है। जुनू को लगता है कि वे इस बार हिंसा का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर वो इसे गलत नहीं मानता, क्योंकि वह किसी को ठगने की कोशिश नहीं कर रहा है। ताइसू के चैप्टर के हेडक्वार्टर में एक आदमी उसे सारी जानकारी देता है, जिससे वह चिढ़ जाता है। वो मानता है कि जुनू चोय के सामने बैठकर एक शानदार गेम खेल रहा है। वो लड़की माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन ताइसू उसे नजरअंदाज कर देता है। ताइसू अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है और उम्मीद करता है कि वो उसकी बात सुनेगी, क्योंकि उसके पास एक ऐसा मौका है जो उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। चोय जिज्ञासु हो जाती है, तो वो आदमी अपनी बात जारी रखता है और जुनू के प्लान के बारे में जानकारी मांगता है। वो उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे जुनू द्वारा दिए जा रहे पैसों से 3 गुना ज्यादा देने को तैयार है। वो लड़की तुरंत राजी हो जाती है और डील पक्की कर लेती है, जिससे वो बंदा हैरान रह जाता है। वो उसे अकाउंट नंबर भेज देती है, लेकिन ताइसू अब भी सावधानी बरतता है और उसे चेताता है कि अगर उसने झूठ बोला तो वो किसी पर रहम नहीं करेगा। वो हंसकर उसे बताती है कि वो एक बहुत ही घटिया झूठी है। चोय को पेमेंट मिल जाती है, तो वो उन्हें बताना शुरू करती है कि वे क्या छुपा रहे हैं। चोय उल्टी गिनती शुरू कर देती है, जिससे ताइसू कंफ्यूज हो जाता है। वो उसके हेडक्वार्टर को तबाह करने के प्लान का ऐलान करती है, जिससे उसे फिर से झटका लगता है। दरवाजा टूट जाता है और पार्क एक जानवर की तरह अंदर घुस आता है। वो हरे बालों वाला अजीब बंदा अपने मीठे बदले के लिए उसके पीछे पीछे आता है। आदमी पार्क को पीटने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वो बिना किसी मेहनत के तुरंत उनकी धुलाई कर देता है। ताइसू को उम्मीद खोती हुई नजर आती है और उसे एहसास होता है कि उसका कोई भी प्लान इस बीस्ट के खिलाफ उसे जीत नहीं दिला सकता। ताइसू के टॉप आदमी उससे पूछते हैं कि क्या जान लेना जायज है। वो उन्हें इजाजत दे देता है, तो वे मुस्कुराते हैं और सीरियस लड़ाई के लिए अपने कपड़े फाड़ देते हैं। ताइसू मान लेता है कि वो इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो जितनी तेजी से हो सके भागने लगता है। वो जानता है कि उसने जिन लोगों को हायर किया है वे बिना किसी असली ताकत के सिर्फ डराने वाले पुतले हैं। पार्क उन दोनों आदमियों को खत्म कर देता है। ताइसू खुद को शांत करने की कोशिश करता है
उसे पता है कि उसके पास ताकत तो नहीं है, पर वो हमेशा पैसे और रसूख से काम चला लेता था। उसे यकीन है कि वो पार्क को हराने के काबिल है। हीरो पूरे हेडक्वार्टर को साफ कर देता है। चोय उसे निराशा के साथ बताती है कि वो कमीना भाग गया। अगले दिन जुनू को उस चूहे के बारे में पता चलता है जो भाग निकला था। वो पार्क की तारीफ करता है और उसे तैयार रहने का ऑर्डर देता है। जुनू थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि सब कुछ तैयार नहीं होगा। उसे उम्मीद है कि ताइसू किसी घटिया प्लान के साथ बदला लेगा। एक सुनसान बिल्डिंग में ताइसू के गुंडे को पता चलता है कि वो किसी तरह भागने में कामयाब रहा। वो इसे एक समझदारी भरा फैसला कहता है क्योंकि ऐसे बीस्ट से लड़ना बेवकूफी है। उसका गुंडा उसे कुछ करने का ऑर्डर देता है और लीडर को यकीन दिलाता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ताइसू उसे इसे पोस्ट करने का ऑर्डर देता है तो वो बंदा पार्क के सिर पर 2 बिलियन का इनाम अपलोड कर देता है। ताइसू का असली रसूख और ताकत दरअसल ऑनलाइन गैम्बलिंग से आती है। उसके 87,000 यूजर्स फॉलो करते हैं। पूरे कोरिया में लोग इनाम के बारे में जानते हैं, पर कुछ को लगता है कि अगर इनाम इतना बड़ा है तो ये खतरनाक काम हो सकता है। ताइसू को पता था कि लोग इस वजह से पीछे हट सकते हैं, इसलिए उसने एक खास सिस्टम बनाया जो छोटी छोटी कोशिशों के लिए भी इनाम देता है। छात्र पार्क के पीछे जाने के लिए स्कूल छोड़ने लगते हैं। बहुत से लोग पार्क को मारने की कोशिश में लग जाते हैं। ताइसू का जबरदस्त प्लान काम करने लगता है। जैसे ही पार्क घर जा रहा होता है, एक लड़की उसे आवाज देती है, पर एक बहाना बनाकर माफी मांगती है। पार्क कुछ सोचता नहीं, लेकिन वो चालाक लड़की चाकू निकालती है और पीछे से हमला करने की कोशिश करती है। पार्क आसानी से उसकी चाल समझ जाता है। वो देखता है कि वो नेक्सस का हिस्सा नहीं है। लड़की हैरान हो जाती है और पैसों का जिक्र करती है। एक और लड़का उसे डंडे से मारने की कोशिश करता है, पर पार्क आसानी से उसे रोक लेता है और डंडे से ही उसके सिर पर प्रहार करता है। वो लड़की को सब कुछ उगलने का ऑर्डर देता है तो वो डर जाती है और बताती है कि वो जिस साइट का इस्तेमाल करती है उस पर एक इवेंट चल रहा है। पार्क को पता चलता है कि ताइसू चोय इसके पीछे है। उसे बहुत गुस्सा आता है, पर वो देखता है कि और भी आम लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। ताइसू के गुंडे को रिपोर्ट्स मिलने लगती है। उसे पता चलता है कि लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में वो ताइसू के इंसेंटिव सिस्टम को लेकर हिचकिचा रहा था, लेकिन अब वो मानता है कि ये परफेक्ट काम कर रहा है। ताइसू जानता है कि वो इस सिस्टम की वजह से कंगाल हो सकता है, पर उसे अच्छे नतीजों की उम्मीद है। वो बताता है कि उसने गैम्बलिंग मार्केट इसलिए चुना क्योंकि ये लालची आदमियों को बर्बाद कर देता है। अगर किसी अमीर आदमी को यही पैसे ऑफर किए जाते तो वो ताइसू को नीची नजरों से देखता, पर वे लूजर्स जिनकी जिंदगी जुए की वजह से बर्बाद हो गई, वे जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। ऐसे लोग पैसों के लिए अपना होश तक खोने को तैयार है। पार्क इनाम के भूखे लोगों की लहर को पीछे धकेलता है। उसे एक बच्चा दिखता है और वो बचने के लिए पीछे हट जाता है। एक कार सड़क पर घुस आती है और फंस जाती है, पर कातिल हमला करने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। पार्क उन्हें संभालता है और जुनू का कॉल आता है जो पार्क के ठीक होने की पुष्टि करता है। उसे इस बारे में पता चल गया था, इसलिए वो पार्क के लिए आदमी भेज रहा है, लेकिन हमारा जिद्दी हीरो उसकी पेशकश ठुकरा देता है और उसे ऑर्डर देता है कि वो किसी तरह ताइसू का ठिकाना ढूंढ निकाले, बाकी वो खुद संभाल लेगा। जुनू को लगता है कि वो लापरवाह हो रहा है, इसलिए वो अपनी सिक्योरिटी टीम को अंदर आने का ऑर्डर देता है। पार्क अपने कातिलों को एक एक करके निपटाता है। एक आदमी अपनी बेटी के अस्पताल का बिल भरने के लिए उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क बिना किसी हिचकिचाहट के उसका सिर फोड़ देता है और ऊपर किसी चीज को पकड़कर लटक जाता है। वो फटाफट वहां से रफूचक्कर हो जाता है और सब लोगों के हमला करने के बावजूद बच निकलता है। हीरो एक रैंडम दुकान में घुसकर खुद को बचाता है, लेकिन अंदर आदमियों की भारी भीड़ देखकर वो हैरान रह जाता है। उसे समझ आता है कि उन्होंने उसे फंसाया है, जिसका मतलब है कि वे सब नेक्सस वाले हैं। पार्क को खुशी होती है कि अब उसे हाथ रोकने की जरूरत नहीं है। पार्क सबको पीटना शुरू कर देता है। जितने भी आदमी आगे बढ़ते हैं, हीरो सबको धूल चटा देता है। वो एक बंदे को खत्म करता है जिसे देखकर बाकी गुंडे डर जाते हैं। पार्क अलर्ट रहता है और तभी जुनू का कॉल आता है जो उसे उस कमीने की लोकेशन बताता है। वो जगह को जल्दी साफ करने का फैसला करता है ताकि वो त्यू का पीछा कर सके, पर उसके आसपास के आदमी डरकर पीछे हट जाते हैं। त्यू कैमरे के जरिए सब देख रहा है। वो मुस्कुराता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने पार्क को घेर लिया है, क्योंकि हमारे हीरो ने अभी तो बस उसके चंद गुंडों को ही निपटाया है। एक और गैंग पार्क का सामना करने के लिए आ जाती है। त्यू का चेला सुझाव देता है कि उन्हें जुनू को भी देख लेना चाहिए। उसी दौरान त्यू उसकी चालाकी की तारीफ करता है और उसे तुरंत प्रमोट कर देता है। वो गुंडा जुनू का कैमरा हैक करने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो कुछ करता है, जुनू उसकी सारी स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। त्यू को लगता है कि ये उसके गुंडे के प्लान का हिस्सा है, पर वो बेचारा उसे बता देता है कि उनका काम तमाम हो चुका है। त्यू कंफ्यूज हो जाता है तो जुनू साफ करता है कि ये एक ट्रैप था। वो जोर से हंसता है, जिसे देखकर लीडर की हालत खराब हो जाती है। उसका गुंडा पूरी कोशिश करता है, पर ब्रॉडकास्ट बंद नहीं होता, क्योंकि जुनू और उसके आदमियों ने उनकी घटिया सिक्योरिटी को पहले ही हैक कर लिया था। जुनू उनके प्लान को पूरी तरह फेल बताता है और कहता है कि वो बस उन्हें एक सबक सिखा रहा है। वो पार्क पर लगे इनाम को बदल देता है और त्यू को ही टारगेट बना देता है। वो बंदा डर जाता है, पर जुनू रुकता नहीं और एक शैतानी मुस्कान के साथ उसे मजा लेने को कहता है। नेक्सस के गुंडों को नोटिफिकेशन मिल जाता है। उन्हें एहसास होता है कि वे हार चुके हैं, इसलिए पूरी गैंग फटाफट वहां से निकल जाती है। त्यू को कोई उम्मीद नहीं बचती और तभी जैसे ही वो दरवाजे पर दस्तक सुनता है, वो अपने उस घटिया चेले को तिजोरी से पैसे निकालने का ऑर्डर देता है। जैसे ही वे दोनों कुछ वक्त के लिए अंडरग्राउंड होने वाले होते हैं, आदमी त्यू का पीछा करने लगते हैं, पर वो ठंडे दिमाग से काम लेता है और पैसों से ज्यादा अपनी जान बचाने को तरजीह देता है। उसे यकीन है कि अगर वो जिंदा रहा तो नया गैम्बलिंग पोर्टल बनाना मुश्किल नहीं होगा और वो बाद में फिर अपनी दौलत जमा कर लेगा। तभी त्यू देखता है कि उसका गुंडा बुरी तरह पिट चुका है। वो त्यू पर आकर गिरता है और उसे रोक लेता है। लीडर डर जाता है क्योंकि वो देखता है कि पार्क पीछे आ चुका है। हीरो खौफनाक चेहरे के साथ सोचता है कि आखिर वो इतनी जल्दी में क्यों है।
वो बेचारा समझ जाता है कि डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा है। त्यो झूठ बोलने की कोशिश करता है और घटिया बहाने बनाकर हीरो को पीछे रहने की चेतावनी देता है, पर पार्क एक लात मारकर उसका चेहरा बिगाड़ देता है। वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देता और उसे सबक सिखाने की कोशिश करता है, पर वो चूहा बचकर भागने की कोशिश करता है। पार्क उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देता। त्यो फिर से उसे चेतावनी देता है। वो पार्क को पिछली बार की बात याद दिलाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, पर पार्क लगातार उसका चेहरा फोड़ता रहता है। वो बंदा पैसों का लालच देता है, पर पार्क जरा भी नहीं रुकता। त्यो अरबों देने का ऑफर देता है, पर पार्क उसके चेहरे पर पैर रखकर उसे कुचल देता है। वो लाचार बदमाश घिसटता हुआ दूर जाता है और पार्क को समझाने की कोशिश करता है। वो अपने पास मौजूद सारे पैसे पार्क पर फेंक देता है, पर उसे एहसास होता है कि इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि पार्क किसी जानवर की तरह बर्ताव कर रहा है। ये सुनकर हीरो को बहुत गुस्सा आता है, पर आखिरकार वो रुक जाता है, क्योंकि वो देखता है कि वो बंदा अपनी जान की भीख मांग रहा है। पार्क तो उसे सबक सिखाना चाहता था, पर वो पीछे हट जाता है और उन जुआरियों पर छोड़ देता है। आदमियों की एक भारी भीड़ 2 बिलियन के लालच में त्यो पर टूट पड़ती है। त्यो दर्द से चिल्लाता है, क्योंकि ये जुआरी उसके परखचे उड़ा रहे हैं। इनाम की अवधि खत्म हो जाती है और जुनू का लॉयर उसे बताता है कि त्यो को जेल में अभी कुछ हफ्ते और काटने हैं, उसके बाद उसका काम तमाम हो जाएगा। लॉयर उसे यकीन दिलाता है कि वो सब संभाल लेगा। जुनू उसके शानदार काम की तारीफ करता है और उठते हुए सोचता है कि क्या इतना काफी है चांसू किम को पागल करने के लिए। अस्पताल में चांसू किम अपने चेले से मिलने आता है, चेहरे पर एक नकली हंसी के साथ। वो सोचता है कि त्यो उसे इग्नोर करने की कोशिश क्यों कर रहा है। त्यो जवाब देता है और यकीन दिलाता है कि वो ठीक है। वो खौफनाक आदमी पैसों का जिक्र करता है, जिससे त्यो डर जाता है। चांसू उसका हाथ जोर से दबाता है। वो बंदा दर्द से चीखता है, पर चांसू उसे चिंता न करने को कहता है, क्योंकि उसे यकीन है कि त्यो हार नहीं मानेगा। वो त्यो को अपनी गलती सुधारने का ऑर्डर देता है। एक नर्स दोंगयान को उसके ठीक होने पर बधाई देती है और उम्मीद करती है कि वो किसी से लड़ेगा नहीं। वो बंदा मुस्कुराकर कहता है कि वो इस पर सोचेगा। अस्पताल से निकलते ही वो देखता है कि नेक्सस के कुछ गुंडे एक रोने वाले लड़के को तंग कर रहे हैं। गुंडे पैसे मांगते हैं और मुआवजे के तौर पर गरीब छात्र के सामने के दांत उखाड़ने की कोशिश करते हैं। दोंगयान इस मसले को सुलझाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही गुंडे उस छात्र को धमकाते हैं, वे लाल बालों वाले दोंगयान को वार्म अप करते देख लेते हैं। वे उसे डराकर भगाने की कोशिश करते हैं, पर दोंगयान एक जोरदार लात मारता है, जिससे वो गुंडा उड़कर दूर जा गिरता है। बाकी बदमाश ये चिल्लाते हुए हमला करते हैं कि वे नेक्सस से हैं, लेकिन दोंगयान बिना किसी मेहनत के उन दोनों को धूल चटा देता है। उसे थोड़ा अजीब महसूस होता है और उसे समझ आ जाता है कि उसकी पूरी रिकवरी अभी जल्दी नहीं होने वाली। वो वजन बढ़ाने के बारे में सोचता है और वहां से निकल जाता है। वो गुंडा उठता है और आखिरकार पहचान लेता है कि उसका सामना दोंगयान से हो रहा था। वो सोचता है कि क्या वो और पार्क दोनों वापस अपने पुराने फॉर्म में आ गए हैं। दोंगयान और पार्क अपनी अद्भुत ताकत के लिए देश भर में मशहूर थे। लोग नेक्सस के खिलाफ उनकी बहादुरी के किस्सों में बहुत दिलचस्पी लेते थे। अब जब नेक्सस ने उनकी वजह से अपने 2 चैप्टर खो दिए हैं, तो ये 2 दिग्गज अचानक काफी चर्चा में आ गए हैं। उनके वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए ऑनलाइन पोस्ट किए जा रहे हैं। कुछ लोग उन्हें देखकर डर जाते हैं, तो कुछ को ये वीडियो देखकर उम्मीद की किरण नजर आती है। चांसू एक मार्शल आर्ट्स बिल्डिंग में घुसता है। वो किसी की परवाह नहीं करता और सीधे छत की तरफ बढ़ता है। एक बंदा उसे ग्रीट करता है और उसे पता चलता है कि ये सिर्फ अफवाह नहीं थी। चांसू पक्का करता है कि हानजुन पार्क वापस गेम में आ गया है। वो बंदा खड़ा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि चांसू इसलिए आया है क्योंकि वो अकेले उस बीस्ट को नहीं हरा सकता। मुन्योंग बेक गंभीर हो जाता है और चांसू की बात सुनता है। नेक्सस लीडर बताता है कि उसे पार्क से निपटने के लिए किसी उतने ही ताकतवर इंसान की जरूरत है। मुन्योंग उसे पिछली बार की याद दिलाता है। चांसू याद होने की पुष्टि करता है। 2 साल पहले मुन्योंग का इस्तेमाल उसने मजाक की तरह किया था और अब वो इतनी हिम्मत रखता है कि अपनी घटिया रिक्वेस्ट लेकर वापस उसके पास आ गया है। चांसू एक वाहियात बहाना बनाता है और उसे यकीन दिलाता है कि उसे इसके बदले इनाम मिलेगा। चांसू उसे जो चाहे वो देने का वादा करता है। ये सुनकर मुन्योंग अपने बाइसेप्स दिखाता है, लेकिन तभी वो गंभीर हो जाता है और पूछता है कि क्या चांसू इसके लिए अपना सिंहासन दांव पर लगाने को तैयार है। वे दोनों एक सेकंड के लिए खामोश हो जाते हैं। चांसू एक डरावने चेहरे के साथ पूछता है कि क्या मुन्योंग नेक्सस को संभाल सकता है। वो मस्कुलर बंदा महसूस कर लेता है कि उस तमाम गेमिंग बकवास के बावजूद उसके लीडर का खौफनाक और अभी भी कायम है। वो अपनी बात वापस ले लेता है, ये जानते हुए कि ये कोई रिक्वेस्ट नहीं बल्कि एक ऑर्डर है। वो चांसू को यकीन दिलाता है कि वो जल्द ही एक्शन लेगा। मुन्योंग को पूरा भरोसा है कि वो पिछली बार की तरह पार्क को खत्म कर सकता है, इसलिए वो चांसू को बता देता है कि उसे इसके बदले एक तगड़ा इनाम चाहिए। उस रात बाद में मुन्योंग इस मुलाकात के बारे में सोचता है और उसे लगता है कि चांसू को उस पर जरा भी भरोसा नहीं है। वो अंदाजा लगाता है कि उसका कैप्टन शायद उन दोनों को एक साथ खत्म करने की प्लानिंग कर रहा है। मुन्योंग का गुंडा फैसला नहीं ले पाता क्योंकि उसे कुछ गलत होने का एहसास होने लगता है। मुन्योंग सोचता है कि आखिर वो क्या करने वाला है और अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि अगर वो कुछ नहीं बता रहा तो उसे मार डालो। लेकिन उसका लेफ्ट हैंड मैन जूम कुछ गलत महसूस करता है। उसे पीड़ित का चेहरा पसंद नहीं है और उसे जो जानना था वो सब जान चुका है, फिर भी उसे अजीब लग रहा है। मुन्योंग उसे काम खत्म करने का ऑर्डर देता है और अपने राइट हैंड मैन जोंग्योंगली को सुनते हुए बताता है कि मुलाकात कैसी रही। उसे लगता है कि चांसू पार्क के पीछे पड़ा है, तो वो बंदा पूछता है कि क्या उसे अपने लड़कों को बता देना चाहिए। मुन्योंग अचानक मुस्कुराता है अपने आदमी का आत्मविश्वास देखकर। उसे एहसास होता है कि वो बिना किसी वजह के डर रहा था और चूंकि उसे अपने पुराने साथियों के साथ वापस जुड़ने का मौका मिल रहा है तो वो आश्वस्त हो जाता है। पर वो जानता है कि पार्क इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। जब यूं पीड़ित को मारता है और अपने आदमियों को अच्छा नजारा दिखाता है
तो वो ऐलान करता है कि पार्क से निपटने के बाद वो चांसू के पीछे आएगा। जुनू के ऑफिस में चोय अपनी रिकवरी पर दोंग यान को बधाई देती हुई खुद को फिल्म कर रही है। जुनू को गुस्सा आता है और वो उसे बकवास बंद करने का ऑर्डर देता है। वो इसे डिस्चार्ज पार्टी बुलाती है, पर जुनू काम की बात करने लगता है। चोय बेतुका ड्रामा करने लगती है, जिससे जुनू को और चिढ़ होती है। उसे लगा था कि उनका एकमात्र मकसद बदला लेना है, लेकिन वो उसे इसके लिए शर्मिंदा करने लगती है। दोंग यान सब देखता है और सोचता है कि पार्क ऐसे बेवकूफों के साथ क्यों घूम रहा है। हीरो जवाब देता है, क्योंकि उनका दुश्मन एक ही है। जुनू को अचानक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि इंचियोन की धुलाई हो गई है। इंसू अपने गोरिल्ला दोस्त का हाल देखता है और बांजंग की बुरी हालत देखकर परेशान हो जाता है। जुनू उसे शांत करने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या हुआ। इंसू को लगता है कि उन्हें इसमें नहीं पड़ना चाहिए, पर वो अपने गोरिल्ला दोस्त के लिए बदला लेने का पक्का इरादा कर लेता है। जैसे ही वो बंदा वहां से निकलता है, बांजंग बोलना शुरू करता है और पार्क की मदद मांगता है। वो सिर्फ ये दिखाने के लिए सोए होने का नाटक कर रहा था ताकि इंसू लड़ने न जाए, क्योंकि उसे पता है कि उसका वो क्रैकहेड दोस्त बिना सोचे समझे बीच में कूद पड़ेगा। जुनू जानता है कि नेक्सस इसके पीछे है, पर वो सोचता है कि आखिर किसने ऐसा किया है। बांजंग खुलासा करता है कि मुन्योंग इस सब के पीछे है। दोंग यान अपने पैर पर लगी चोट को पहचान लेता है और पुष्टि करता है कि ये उसी बंदे का काम है जिसने पिछली बार उसका घुटना तोड़ दिया था। चयांसु किसी से मिलता है और सपोर्ट के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। वो कामयाबी का श्रेय उस बंदे को देता है और सोचता है कि अब वो अपने प्लान के साथ आगे बढ़ सकता है। अब वो पुष्टि करता है कि जल्द ही पूरे देश के हाई स्कूल के छात्र उसकी कंपनी द्वारा बनाया गया गेम खेलेंगे, जब तक कि उसका गेम टॉप पर न पहुंच जाए। चांसू का मकसद शेयर की कीमतों को बहुत ज्यादा बढ़ाना है। दूसरा बंदा अब भी उस पर शक करता है, पर चांसू पूरे भरोसे के साथ कहता है कि वो ये मुमकिन कर दिखाएगा। वो आदमी चांसू के प्लान पर भरोसा करने का फैसला कर लेता है। लिफ्ट के अंदर एक बंदा जिसकी पहचान पूरी तरह छुपी है। उसे लगता है कि ये गेम्स कुछ खास नहीं है, पर वो पहले ही कदम उठा चुका है। चांसू मुस्कुराता है और उसे अपना भरोसेमंद चेला बुलाता है। लायन किम नाम का वो रहस्यमयी आदमी फालतू की बकवास छोड़कर सीधे पार्क के बारे में पूछने लगता है। उसे लगता है कि मुन्यों का इस्तेमाल करके किया गया पलटवार थोड़ा बेवकूफी भरा है, क्योंकि वो बंदा बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर सकता है। चांसू उसे एक अजीब सा उदाहरण देता है और बस चुपचाप बैठकर उनके लड़ने का मजा लेने को कहता है। लायन किम उसका उदाहरण समझ जाता है और सवाल छोड़ देता है। जिम में दोंग यान अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भारी वजन उठा रहा है। चोय असली वर्कआउट को छोड़कर सिर्फ फोटो लेने पर ध्यान दे रही है। वो सुझाव देती है कि उन्हें साथ में एक वीडियो बनाना चाहिए। दोंग यान उसकी चाल समझ जाता है और एक शरारती मुस्कान के साथ पूछता है कि क्या बात है। चोय मुन्यों का जिक्र करने लगती है और दोंग यान से अतीत में क्या हुआ था ये बताने की रिक्वेस्ट करती है। वो उसे जेनियस बुलाता है और समझाता है कि उसने पूरी जिंदगी में ऐसे सिर्फ 3 लोग देखे हैं। पहले 2 पार्क और चांसू है और तीसरा मुन्योंग है। वो बताता है कि पार्क और उसने 2 साल पहले अपने जिले पर कब्जा किया था। किसी में उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं थी। नेक्सस तक डरता था, पर फिर कुछ महीनों बाद दोंग यान को पता चला कि अमेरिका से एक लड़का उसके स्कूल में ट्रांसफर होकर आया है और उसने पहले ही दिन सबको धूल चटा दी। उसे यकीन करना मुश्किल था, पर जल्द ही मुन्योंग ने उनके जिले में घुसने के लिए फिर से स्कूल बदला। उसने बहुत कुछ बदल दिया और आपस में लड़वाने के लिए पास के स्कूलों पर कब्जा कर लिया। हारने वाले उसके टारगेट बन जाते थे और मुन्योंग ये सब सिर्फ मजे के लिए करता था। वो एक घटिया इंसान था। पर कुछ दिन बाद दोंग यान का स्कूल भी उसका टारगेट बन गया। उसे पास के एक पार्क में सब कुछ निपटाने के लिए बुलाया गया, पर घंटों इंतजार करने के बाद दोंग यान मुन्योंग और उसकी सस्ती चालों का शिकार हो गया। वो बदमाश कुछ समय के लिए गायब हो गया, पर एक दिन एक लड़के को फिर से बुरी तरह पीटा गया। मुन्योंग घटिया चालों के जरिए उस बंदे को धीरे धीरे तबाह करने की कोशिश कर रहा था। दोंग यान परेशान हो गया था, पर तभी उसे उस बदमाश का सामना करने का मौका मिल गया। इसी तरह उस घटिया बंदे के खिलाफ उसका संघर्ष शुरू हुआ। मुन्योंग मायूस था, क्योंकि उसे लगा था कि स्कूल का हेड किसी कमजोर लड़के जैसा दिखता है, पर दोंग यान ने अपनी पहली लात मारकर उसे गलत साबित कर दिया। मुन्योंग हैरान था, पर वो आसानी से बच निकला। लाल बालों वाले दोंग ने पूछा कि अगर उसे मरने की इतनी ही जल्दी थी तो वो अब तक नाटक क्यों कर रहा था। दोंग यान हमले जारी रखता है, पर मुन्योंग को खरोंच तक नहीं आती और वो बताता है कि उसने ये सब सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए किया था। वो बंदा आखिर में लड़ने लगता है और सिर्फ एक घूंसे में दोंग की पसलियां लगभग तोड़ देता है। दोंग को और गुस्सा आता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसे एक जोरदार घूंसा पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि मुन्योंग बिल्कुल हीरो के टक्कर का है। अगर पार्क एक बीस्ट था, तो वो बदमाश एक वाइपर था, जो लड़ाई में सामने वाले को कुचलने से पहले उसके दिमाग में घुस जाता था। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, दोंग को मायूसी होने लगती है और उसे शक होता है कि क्या उसे अपना बदला मिल पाएगा, पर वो शांत रहकर खुद को संभालने की कोशिश करता है। लाल बालों वाले ने वाइपर को रोका और उसे लेग लॉक में जकड़ लिया। उसने सिर के वार से मुन्योंग का चेहरा तबाह कर दिया और आखिरकार खुद को आजाद कर लिया। उसने माना कि वो मुन्योंग को हल्के में ले रहा था, पर अब जो दर्द उसने सहा था उसकी वजह से उसकी आंखें खुल गई थी। मुन्योंग ने भी सीरियस होने का फैसला किया और जैसे ही लड़ाई आगे बढ़ी, दोनों ने एक दूसरे की धुलाई कर दी और एक साथ बेहोश हो गए। उनके आसपास के गुंडे हैरान थे, पर वे दोनों न झुकने वाले बीस्ट फिर से खड़े हो गए ताकि बात का फैसला हो सके। तभी उन्होंने पुलिस सायरन सुना तो सब अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। मुन्योंग ने माना कि दोंग यान कोई मामूली फाइटर नहीं है। उसने किसी और वक्त फैसला करने की उम्मीद जताई और दोंग यान को तैयार रहने की चेतावनी दी, क्योंकि जल्द ही उसे कुचल दिया जाने वाला था। कुछ दिनों बाद पार्क को सब पता चल गया और उसने पूछा कि क्या दोंग यान चाहता है कि वो जाकर उस बंदे को सबक सिखाए। लाल बालों वाला जानता था
कि पार्क का सामना जल्द ही उस बदमाश से होगा, पर उसने पार्क को दूर रहने का ऑर्डर दिया क्योंकि वो अपना हिसाब खुद चुकाना चाहता था। रात में पुल के नीचे जांग को लगता था कि ये नामुमकिन है क्योंकि मुन्योंग को कमजोर वाले ने पीट दिया था। वो जिद्दी बंदा उसकी नकारात्मक बातों को अनदेखा करता है और किसी तरह इसे मुमकिन बनाने का फैसला करता है। वो अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि वे अपने नीचे आने वाले स्कूलों का इस्तेमाल करके 100 ऐसे आदमी इकट्ठा करें जो ठीक से लड़ सकें। मुन्योंग को शक था कि वे 2-20 लड़ाई में 100 आदमियों के खिलाफ जीत पाएंगे या नहीं। 2 साल पहले बुसान के एक रेस्टोरेंट में मुनिल ने खाने को स्वादिष्ट बताया और पूछा कि चांसू क्यों हिचकिचा रहा है। उसे पता चला कि वो बंदा खाने के मामले में बहुत चूजी है, तो उसने चांसू का खाना भी खाने का फैसला किया। उसने अचानक मुन्योंग का जिक्र किया जो किसी वजह से पार्क का सामना कर रहा था। मुन ने बताया कि उसके आदमी मायूस महसूस कर रहे थे, जबकि वे हीरो की वजह से पूरे देश पर कब्जा करने के करीब थे। चांसू मुस्कुराया और उसे बोलने दिया, तो शायद वे पार्क को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उस बंदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जियानू उसे उठने और पार्क के बारे में भूल जाने का ऑर्डर देता है क्योंकि उनके पास निपटने के लिए इससे भी बुरी समस्याएं थी। वो बाहर जमा आदमियों की सेना को देखता है। गैंग लीडर को उन्हें खाते हुए देखकर बहुत चिढ़ होती है। वो अपने आदमियों को उन बदमाशों को मारने का ऑर्डर देता है तो पूरी गैंग फर्नीचर फेंकने और रेस्टोरेंट का कांच तोड़ने लगती है। मुन परेशान हो जाता है क्योंकि वो लंच में स्वादिष्ट बॉल्स खाने की उम्मीद कर रहा था। वो अपने आदमियों को तैयार रहने का ऑर्डर देता है और दोनों गैंग्स एक दूसरे पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ती है। चांसू उस भयानक नजारे को देखता है और मजा लेता है। गैंग लीडर आगे बढ़ता है पर चांसू एक ही घूंसे में उसका काम तमाम कर देता है। वो किसी दिन पार्क के खिलाफ मुन्योंग का इस्तेमाल करने के बारे में सोचने लगता है। स्कूल बिल्डिंग में मुन्योंग 100 आदमियों को इकट्ठा करता है और अपना मकसद बताता है। आदमी डर जाते हैं क्योंकि वे सब जानते थे कि पार्क कितना सख्त था। मुन्योंग उनका ध्यान खींचता है और समझाता है कि उनका गोल पार्क का शिकार करना है। वो उनके डरे हुए चेहरे देखता है और उसे गुस्सा आ जाता है, ये एहसास करते हुए कि वे सब के सब कायर है। उसे लगता है कि वे खुद को दबा दबाकर थक चुके हैं। वो बंदा उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करता है और उन्हें यह समझने में मदद करता है कि पार्क और दोंगयान चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न दिखें, वे सिर्फ इंसान है। वो पूछता है कि क्या उन्हें शक है कि उसके साथ होने पर 100 आदमी पार्क से कमजोर है। वो उन्हें पार्क का शिकार करने के लिए मना लेता है और यकीन दिलाता है कि वे कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद मुन्योंग अपनी बात जारी रखता है और उस शिट्टी गैंग का ऐलान करता है जो पार्क से डरती थी। उस बीस्ट को हराने के बाद उसका मकसद नेक्सस को कुचलकर टॉप पर पहुंचना था। मुन्योंग सबको सपोर्ट करने के लिए बुलाता है ताकि एक दिन वे सब टॉप पर खड़े हो सके। आदमी जोश में आ जाते हैं और पार्क को पूरी तरह कुचलने के लिए पक्का इरादा कर लेते हैं। अचानक हीरो खुद दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और अपने खौफनाक चेहरे के साथ साफ कर देता है कि उसे नीचे गिराने के लिए 100 काफी नहीं होंगे।